हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग यहाँ पे दोबारा आई रिलाई ऑन माई हारम के थर्ड एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देख ही लिया था कि कैसा यहाँ पे हॉरन सभी लोगों को लेके एक स्पाइडर नेस्ट के अंदर गया हुआ था ताकि वो अपना लेवल अप करा सके, क्योंकि उसे भी आभास हो चुका था कि लाइट सेटर उसके पीछे पड़ चुका है और वो लोग किसी भी उसके ऊपर यहाँ पे हाथ धो के पीछे बढ़ सकते हैं और उसका हंट शुरू कर सकते हैं। खैर, स्पाइडर केव के अंदर जो स्पाइडर किंग था उसे निपटाने के बाद में उसने यहाँ पे कई सारे इंटरकोर्स किए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे अफेक्शन सबका 100 के आसपास हो चुका था सेंटोरो को छोड़ के। जिसके बाद उसे कई सारे रिवॉर्ड्स में मिले थे। अगर तुम्हें रिवॉर्ड्स के बारे में जानना है तो पहले वीडियो देख के आओ, उसके बाद यहाँ पे आना। और यहीं पे ये वीडियो खत्म हो चुका था। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि हॉरन यहाँ पे सिर्फ स्पाइडर नेस्ट से नहीं रुका था, वो आगे भी और कई सारी केव्स के अंदर जाता है जहाँ पे अलग अलग टाइप के बीस्ट रहते हैं और वो उन्हें भी यहाँ पे निपटा के अपने लेवल को जल्द से जल्द बढ़ाना चाहता था। मीनवाइल हम लोग कहीं दूर पे टियानजांग के एलाइट सेंटर के कई सारे लोगों को देखते हैं और उन लोगों ने यहाँ पे अवेकन एसोसिएशन के साथ मिलके और साथ ही में उसने यहाँ पे जस्टिस गिल्ड के साथ मिलके और भी कई सारे अलग अलग फंक्शन के साथ मिलके फुल स्केल पर्ज ऑफ द बीस्ट शुरू कर दिया था, यानी कि बीस्ट का पूरी तरीके से नंगा नाच, जो कि यहाँ पे कई सारे मीलों दूर तक फैला हुआ था। और उस मीलों दूर के इलाके में एक भी बीस्ट जिंदा नहीं बचा था, यानी कि जिस गली से गुजर रहे थे वहाँ पे कोई भी बीस्ट जिंदा नहीं बचा था। लेकिन समय के साथ साथ टियांगजांग की जिंदगी की रेखा भी खत्म होती जा रही है, उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर वो पर्सनली यहाँ पे अपने बेटों का बदला नहीं ले पाएगा तो फिर उसे शांति नहीं मिलेगी। इसके बाद हम लोग ली जुए को देखते हैं और इसे भी पता चल जाता है कि यहाँ पे टियांगजांग ने फुल स्केल हंट शुरू कर दिया है और उसके इलाके के सामने में जितने भी यहाँ पे बीस्ट आ रहे हैं वो उन सभी को यहाँ पे गिराते हुए जा रहा है, लगातार एक को भी नहीं छोड़ रहा है। इसलिए लिजुए को यहाँ पे हॉरन की चिंता हो रही है, वो भी इन लोगों की शिकार के बीच में ना आ जाए। इसलिए वो जल्दी से अपनी 4 व्हीलर बाहर निकालती है, बेसिकली 2 व्हीलर, और उसके ऊपर बैठ के यहाँ पे सक्यूबस विलेज की तरफ आगे बढ़ने लगती है ताकि वो हॉरन को इस बारे में आगाह कर सके कि पूरा का पूरा जत्था उसके पीछे पड़ चुका है। मीनवाइल हम लोग सक्यूबस विलेज को भी देखते हैं, जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पे टियांगजाओ और याओ को देखते हैं। याओ यहाँ पे टियांगजियांग को बताती है कि उसको यहाँ पे उसी बीस्ट का ऑरा हल्का फुल्का सेंस हो रहा है और ऊपर से ये विलेज यहाँ पे उस जगह से दूर भी नहीं है जहाँ पे तुम्हारे दोनों बेटों की लाशें मिली थी, इसलिए ये पूरी जगह ही यहाँ पे सस्पिशियस है। भले ही वो भी इसने यहाँ पे ना छुपा और यहाँ पे ना रहता हो, लेकिन इसके बावजूद ये पूरा विलेज यहाँ पे उन दोनों की मौतों के साथ कनेक्टेड है। इसके बाद वो टियांगजियांग से पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए। इस पे टियांगजियांग आगे से कहता है करना क्या है, जिस चीज के लिए आए वही चीज करेंगे, कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। इसके बाद वो अपनी एक स्किल का इस्तेमाल करते हुए सक्यूबस विलेज के ऊपर यहाँ पे म्यूटेरॉइड्स का उल्का पिंड की बारिश कर देता है, जिससे यहाँ पे पूरा का पूरा सक्यूबस विलेज डिस्ट्रॉय होने लगता है। ऑफ कोर्स अंदर जितने भी सक्यूबी थी वो सभी वहां से भागने लगती हैं, कहते हुए भागो रे यार, कहीं तो कवर ले लो। अचानक से विलेज के ऊपर कौन धावा बोल दिया। उन्हीं में से हम लोग एक सक्यूबी को देखते हैं और बेचारी का पैर फिसलता है तो ये नीचे ही गिर जाती है। अब इतना भारी भरकम बोझ लेके भागेगी तो गिरेगी तो ही ना। मुझे शर्म आती है यार अपनी सोच पे। जोक बनाने के चक्कर में खुद का ही नाला ढीला करते जाता हूँ। डर लगता है कच्चे के साथ साथ किसी दिन इज्जत भी ना गिर जाए। खैर वो तो होगी तब गिरेगी ना। वहीं पे सक्यूबी को महसूस हो जाता है कि ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, कोई इन लोगों के ऊपर यहाँ पे धावा बोल रहा है। अब उसी टाइम पे धुएं के अंदर से 3-4 लौंडे बाहर निकलते हैं और ये पहले एक ऐसे कैरेक्टर थे जो कि यहाँ पे जी विब नहीं बाहर निकालते हैं, लाइक दैट। ये आगे से कहते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही सुंदर है, लेकिन क्या करें, ऑर्डर्स भाई ऑर्डर्स हैं। जैसा कि हमें ऑर्डर मिला है कि कोई भी नहीं बचना चाहिए तो फिर हमें यही करना पड़ेगा। लेकिन इसी टाइम पे इन लोगों को यहाँ पे बर्फ दिखाई देने लगती है और उसी टाइम पे यहाँ पे लिजुए आ जाती है जो कि आइस फ्लावर ब्लूम करती है। बेसिकली वही भाई, शरीर के अंदर से क्रिस्टल्स बाहर निकलेंगे जो इंटरनल ऑर्गन्स को बुरी तरीके से घायल कर देंगे। अगले ही सीन में होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। इन सभी की बॉडी के अंदर से लगातार क्रिस्टल्स बाहर निकलते हैं और इनका गेम यहीं पे ही बच जाता है। वहीं पे वो सक्यूबी अपने मन के अंदर सोचती स्किल तो बढ़िया है, लेकिन कोई भी विलेज के अंदर आइस टाइप यूजर नहीं है। इसके बाद वो पीछे मुड़ के सोचती है किसने बचाया मुझे, कहीं वो हॉरन तो नहीं है। लेकिन वो लिजुए थी जो कि यहाँ पे उस सक्यूबी से कहती है कि सभी विलेजर्स को लो और निको को भी लो, जल्दी यहाँ से निकलो, क्योंकि तुम सभी लोग यहाँ पे निको की तरीके ही हो और हॉरन के अंडर कंट्रोल में आते हो, तो फिर मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं होने दे सकती, निको और हॉरन की खातिर। जिसके बाद ये पता नहीं क्या करती है, लेकिन चीखते हुए कहती है कि जब तक हॉरन यहाँ पे नहीं है तब तक ये विलेज को उसकी जगह पे प्रोटेक्ट करेगी। वहीं पे ये अपनी आइस एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए जो यहाँ पे आग के फव्वारे गिर रहे थे ये उनको आसानी के साथ बुझा देती है। सक्यूबस को मजा आ जाता है क्योंकि इन्हें गर्मी काफी ज्यादा लग रही थी। इस पे टियांगजियांग आगे से कहता है कि ये लिजुए है ना रेड सिटी ग्रुप से, ये यहाँ पे क्या कर रही है, ये इन सभी बीस्ट के साथ कैसे कनेक्टेड हो सकती है। जिस पे याओ आगे से और भी गंभीर सवाल पूछती है कि ये तो सिर्फ गोल्ड रैंक की है ना, इसके पास इतनी ज्यादा एनर्जी और इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। इस पे टियांगजियांग आगे से कहता है ताकतवर होगी तो होगी, लेकिन ये गद्दार बन चुकी है अब। इसके बाद लिजुए यहाँ पे जस्टिस गैंग की जस्टिस गिल्ड के जितने भी मेंबर थे उन सभी से कहती है कि ये बुढ़ा तुम लोगों को सी बना रहा है और तुम लोग बनते भी जा रहे हो। जस्टिस गिल्ड के चेक पॉइंट के ऊपर जो भी कारनामा हुआ था उन सभी के पीछे कोई बेस्ट नहीं बल्कि टियांगजियांग ही था। वो तुम लोगों को यहाँ पे लेके आया है झूठा दिलासा देके कि वो यहाँ पे तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे जख्मों पे मलहम मलेगा, लेकिन उसके पीछे ये बस तुम लोगों का फायदा उठा रहा है, तुम्हारे ये लोगों की बलि चढ़ा के। इस पे
जेंगी आगे बढ़ता है और वो टियान जियांग से कहता है कि ये क्या बोल रही है, मैं तुम्हें यहाँ पे फॉलो करते हुए आया हूँ सिर्फ अपने दोस्तों की मौत का बदला लेने के लिए, और मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था। अब तो तुम मुझे थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे ही सकते हो क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ जो किया है। इस पे टियान जियांग आगे से यही सवाल पूछता है कि तुम किसके ऊपर भरोसा करोगे, किसी ऐसे के ऊपर जो कि यहाँ पे बीस्ट के साथ रहता है या फिर किसी ऐसे के ऊपर जो कि यहाँ पे बीस्ट को स्ले करता है। अब ये तुम्हारी बुद्धि की सवाल है कि तुम किसको चूज करते हो। हम लोग ली जुए को देखते हैं और ये अभी भी चिल्लाए जा रही है 10 फीट नीचे है तू बहन, लाउड स्पीकर ले ले, गला बैठ जाएगा तेरा। लेकिन ली जुए अभी भी चिल्लाते हुए कहते हैं कि उसने यहाँ पे उनके इलाइट सेंटर के जितने भी काले कारनामे हैं उन सभी की रिपोर्ट अवेकेंड एसोसिएशन को कर दी है, जो भी उन लोगों ने एल सिटी के अंदर किया था। और ऊपर से जाओ वही खूबसूरत लड़की जो सुट्टा फूक रही थी वो यहाँ पे आने ही वाली है कुछ ही देर के अंदर। अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हें कुछ भी ना हो तो चुपचाप वहीं पे ही खड़े रहो और जब वो आ जाए तो उससे बात कर लेना। ये आगे से कहती है ये बस यहाँ पे समय निकालने की कोशिश कर रही है और तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है, खुद को मैनिपुलेट ना होने देना। इसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है और ऊपर से ये बीस्ट की साइड पे रह रही है तो फिर उसके ऊपर भरोसा किया नहीं जा सकता है। एक साथ मिलकर इसकी फील्डिंग सेट कर दो और इसे यहीं पे ही निपटा दो। इसके बाद हम लोग टियान जियांग को देखते हैं जो कि आगे से ली जुए से यह कहता है कि तुम क्रिमिनल हो, तुम्हारा हाथ मेरे बेटे के कत्ल के बीच में रहा है। जिसके बाद ये अपनी पता नहीं कौन सी ताकत लगाता है, बुढ़ो भाई बुढ़ो है। वहीं पे हम लोग आसमान से देखते हैं एक बहुत बड़ा बर्फ का गोला, सॉरी आग का गोला लगातार नीचे गिरते हुए जा रहा था जैसे कि साला सैटर्न हो। वैसे था ये मेटेओराइट ही, उल्का पिंड ही। इसको देख के ली जुए काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि ये काफी ज्यादा बड़े साइज में था। अगर वो यहाँ पे डॉज करेगी तो सक्यूबस विलेज डिस्ट्रॉय हो जाएगा, अगर वो डॉज नहीं करेगी तो वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं कि वो इसे ब्लॉक कर सके। अब उसी टाइम पे पलक झपकते हैं यहाँ पे हॉरन आ जाता है जो कि ब्लड ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए मेटेओराइट के ऊपर लगातार स्लैसेस मारता है और एक झटके के अंदर ही उस पूरे मेटेओराइट के टुकड़े टुकड़े कर देता है और उन्हें शोले में भड़का देता है। वहीं पे लीजुए से कहता है शुक्रिया विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए जब मैं यहाँ पे नहीं था। जिस पे लीजुए आगे से कहती है कि ये उसकी ड्यूटी थी। इसके बाद हॉरन यहाँ पे टियान जियांग से कहता है कि तुम्हें अपने बेटों का बदला चाहिए ना, मैं यहीं पे हूँ, आके ले लो। हॉरन का लेवल 33 में 50 के आसपास है और ये पंख इसके ही हैं, इसने अभी यहाँ पे हासिल किए होंगे। इनका नाम डेविल्स विंग है जिसको पहनने के बाद या फिर निकालने के बाद स्पीड 30% से बढ़ जाती है और एयर डैमेज बेसिकली हवाई हमला वो 20% से बढ़ जाता है। जिसके बाद हॉरन यहाँ पे टियान जियांग से कहता है कि उसने सच में यहाँ पे उसके बेटों का वध किया है अपने ही हाथों से और वो लोग पूरी तरीके से ये डिजर्व करते थे, हर एक हिस्सा। और वहाँ पे टियान जियांग से कहता है अगर तुम बदले के लिए मेरे पीछे आए हो तो फिर अकेले मेरा सामना करो, बाकी लोगों को इसमें घसीटने की जरूरत नहीं है। इस पे टियान जियांग भी आगे से खुशी के मारे चीख उठता है ये कहते हुए कि आखिरकार तुमने अपनी थोत तो दिखाई, अब मैं बिना किसी पछतावे के यहाँ पे निपट सकता हूँ तुम्हें निपटाने के बाद में। इसके बाद टियान जियांग आगे से अपना अल्टीमेट मूव इस्तेमाल करता है जिसका नाम कैटलिस्मिक इन्फर्नो था। तो फिर हम लोग देखते हैं वहाँ पे अलग अलग रंग के मेटेओराइट आने लगते हैं जो कि डायरेक्ट हॉरन की तरफ आगे बढ़ रहे थे, जिनको देख के हॉरन की एक सेकंड के लिए पैंडी गीली हो जाती है क्योंकि ये काफी ज्यादा फास्ट था। इसके बाद वो तीनों मेटेओराइट एक साथ ही यहाँ पे टकराते हैं लेकिन तब तक हॉरन स्पीड की मदद से खटाक से वहाँ से डॉज कर लेता है। हॉरन आगे से कहता है ये कुछ ज्यादा ही करीबी मामला था यार, बड़ों के पैर कबर में है लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम टायर की पूरी ताकत दिखा रहा है ये। वहीं पे हॉरन के पास एक फ्लेम क्लॉक है जिसकी वजह से वो यहाँ पे फायर डैमेज को अभी तक होल्ड कर पा रहा है, नहीं तो अब तक वो तंदूरी चिकन बन चुका होता। लेकिन जब तक हॉरन ये सब कुछ सोच ही रहा था उसी टाइम पे टियान जियांग इसके पीछे जाता है और उसे कहता है सोच क्या रहे हो, तुमने मेरे गिफ्टेड चाइल्ड्स की यहाँ पे जान ले ली और तुम मेरे सामने इस तरीके से तड़प रहे हो, मैं इस बात के ऊपर यकीन नहीं कर सकता कि तुमने उनकी सच में जान ली है। जिसके बाद वो यहाँ पे और भी ज्यादा एनर्जी को इकट्ठा करता है और वहाँ पे एक पावरफुल फ्लेम बॉल बना लेता है ये कहते हुए कि ये तुम्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगी। जिसके बाद वो यहाँ पे हॉरन के ऊपर वो छोड़ देता है। इसको देख के हॉरन की एक सेकंड के लिए फटी जाती है। वो मन के अंदर सोचता है कि ये बुढ़ा सच में मरने वाला है तो किसी के भी मरने की चिंता नहीं कर रहा ये। इसके बाद वो आग का गोला सीधा जाके हॉरन से टकराता है और एकदम से वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है। सभी लोगों को यहाँ पे हॉरन की चिंता होने लगती है। वह पेजांगी अपने मन के अंदर सोचता है कि बुढ़े में अभी भी दम है। वह पे बड़ो हॉरन से कहते हैं कि तुमने इसका सामना एकदम सामने से किया है, अगर तुम किस्मत से सर्वाइव भी कर गए तो फिर तुम्हारी हालत एक लंगड़े जैसे हो जाएगी जो सोने का कटोरा लेके भी भीख नहीं मांग पाएगा। इसके बाद वो अपने दोनों बेटों से कहते हैं कि मैंने तुम्हारी जान का बदला ले लिया। लेकिन उसी टाइम पे हॉरन बाहर निकलता है ये कहते हुए कि खुद से बातें क्यों कर रहे हो भाई, मुझसे करो ना। वहीं पे हॉरन ने आगे से पर्पल ब्लड बाउंड पपेट का इस्तेमाल किया था जो कि हॉरन के लिए यहाँ पे एक हेड ऑन अटैक झेल सकता था, बेसिकली एक लीथल अटैक, आसान शब्दों में लाइफ गार्ड, जो उसे जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी बचा के रखेगा। वहीं पे हॉरन को यहाँ पे एक इमरजेंसी को स्टडी दी जाती है और उसे 5 मिनट के अंदर यहाँ पे टियान जियांग की फील्डिंग सेट करनी थी और उसे कबर में हमेशा के लिए सुला देना था। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो फिर उसे यहाँ पे पेनल्टी देनी पड़ेगी जहाँ पे उसके एट्रीब्यूट यहाँ पे खत्म हो सकते हैं और उसे टेलीपोर्टेशन के जरिए अबाया जोन के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया जाएगा। इस पे हॉरन आगे से कहता है मजाक करते हो क्या यार, एक लग्जरी टायर के अवेकनर को 5 मिनट के अंदर मारना तुम्हें क्या लगता है कि ये हलवा खाने जितना आसान है क्या, वो बिना ब्लड पीक के। जिस पे हॉरन को समझ में आ जाता है कि अब उसे यहाँ पे अपने सारे ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे, नहीं तो पेनल्टी उसे पता नहीं
नहीं कहाँ ले जाके पटकेगी। वहीं पे लोग टियान जियांग को देखते हैं जो कि आगे से खांसने लगता है और वो मन के अंदर यही सोच रहा था कि ऐसा कोई क्रिएचर ही नहीं है जो उसके यहाँ पे फ्लेम लाइट ब्लास्ट को इतनी आसानी के साथ डॉज कर ले और उसे खरोच तक ना आए। वहीं पे जब यहाँ पे टियान जियांग को इस तरीके से खांसता हुआ देखती है तो वो मन के अंदर सोचते है कि बुढ़ा ऐसा लगता है टपक ही जाएगा, ऐसा लगता है मुझे ही मदद करनी पड़ेगी। इसके बाद वो अपने सभी लोगों से कहती है कि एक सभी उस बिस्ट के ऊपर अटैक करो और उसे जिंदा न जाने देना। इस बैट वाली लड़की का क्या नाम था मैं भूल गया, लेकिन ये भी यहाँ पे इस पर्च के अंदर ज्वाइन कर लेती है और साथ ही में जाएंगी भी। वो सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे विलेज के ऊपर हमला बोल देते हैं तो निको आगे से यहाँ पे उनका सामना करने के लिए आगे बढ़ती है। बसिंडा भी, बाइडे भी और बाकी पता नहीं सेंटोर और बालो क्यों नहीं आए। वहीं पे हॉरन आगे से मिनी ब्लड मून बाहर निकाल लेता है ये कहते हुए कि देखो तो कितने लोग मुझे यहाँ पे मारने के लिए तड़प रहे हैं। टियान जियांग की साइड पे सिर्फ उसकी नर्स ही बची है, बाकी और कोई भी नहीं है। शायद से यही मेरा मौका हो सकता है उसकी फील्डिंग सेट करने का। जिसके बाद हॉरन मिनी ब्लड मून को ऊपर छोड़ देता है और उसे एक्टिवेट कर देता है और हमें इसके बारे में दोबारा बताया जाता है कि मिनी ब्लड मून जब भी इस्तेमाल किया जाएगा तो ये 1 घंटे के लिए चालू रहेगा और जब तक ये चालू रहेगा तब तक यूजर के अटैक और डिवोवर एट्रीब्यूट्स यहाँ पे डबल हो जाएंगे। हम लोग देखते हैं भी कि हॉरन को यहाँ पे डबल बफ मिल जाता है और उसे भी महसूस हो रहा था कि उसके अंदर डबल पावर बह रही है। मिनी ब्लड मून की वजह से अब वो आसानी के साथ यहाँ पे फाइट कर सकता है। हम लोग निको को देखते हैं जिसका सामना यहाँ पे लाठी वाली लड़की के साथ में होता है और साथ ही में बसिंडा भी उसके सामने खड़ी थी। बैट वाली लड़की उन लोगों से कहती है कि तुम दोनों काफी ज्यादा कमाल की हो, अगर तुम दोनों बीस्ट ना होती तो फिर मैं तुम्हें अपने आइडल ग्रुप के अंदर इनवाइट कर लेती। और अब जाके हमें इसका नाम बताया जाता है जो कि निकनेम तो अपना हैवी मेटल गर्ल था, बाकी ये स्टार डायमंड अवेकनर है और साथ ही में इसका नाम है रोजी। वहीं पे हम लोग ज़ैंगी को देखते हैं और उसका सामना यहाँ पे 3 के साथ होता है। पहला तो अपना सेंटोर थी, दूसरी अपनी बैलो थी और तीसरी अपनी बाइडे थी। वहीं पे ज़ैंगी उन लोगों से कहता है कि तुम लोग लड़कियां हो तो ये ना सोचना कि मैं पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं करूंगा। मेरी आंखों में इंसाफ का पहिया चलता है और ये हर किसी के ऊपर चढ़ता है, चाहे वो कोई भी हो। वहीं फिल्म टियान जियांग को देखते हैं जो कि अभी भी यहाँ पे याओ से कह रहा था कि वो और ज्यादा लड़ना चाहता है, वो इस तरीके से यहाँ पे भागना नहीं चाहता, वो यहाँ पे ड्रग का इस्तेमाल कर सकता है फाइट करने के लिए। या उसे कहती भी कि ये उसके लिए काफी ज्यादा हो जाएगा, उसकी बॉडी ये हैंडल नहीं कर पाएगी। लेकिन टियान जियांग को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था बदले के सामने। वो आगे से कहता है वैसे भी निपटने वाला हूँ यार, 2-3 बोतल और ज्यादा गटक लूंगा, क्या ही फर्क पड़ता है। उसी टाइम पे हॉरन उड़ते हुए वहां पे आता है और उन लोगों से कहता है देखो तो ये लाइट सेंटर का प्रेसिडेंट यहाँ पे ड्रग का इस्तेमाल कर रहा है फाइट करने के लिए। वह फिर टियान जियांग या उसे कहता है अगर तुम्हें यहाँ पे मेरी वसीयत चाहिए तो फिर तुम इसे अभी तक होल्ड बैक करके रखोगे जब तक यहाँ पे ड्रग्स चालू नहीं होते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे तुम्हारा नाम अपनी वसीयत के ऊपर डाल दूंगा। इस पर अपने मन के अंदर सोचते हैं कि बड़ी चीजें बड़ा रिस्क मांगती है, ना जाओ भाई, वो तुम्हें काट के नोच लेगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, रिवीज हो जाएगा उल्टा। लेकिन याओ को वसीयत के सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, वो आराम से हमला करने को आगे बढ़ती है। इसके बाद वो अपने रिबन ब्लेड से यहाँ पे याओ के ऊपर हॉरन के ऊपर हमला करती है कि उससे पहले हॉरन पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाता है और खटाक से टियान जियांग के सामने निकलता है और उसके मुंह पे और एक जोरदार लात मारता है जिससे टियान जियांग दूर जाके गिरता है। वहीं पे हॉरन की नजर जब ड्रग्स के ऊपर पड़ती है तो फिर उसे पता चलता है कि ये वही ड्रग्स है जो कि यहाँ पे जीजन इस्तेमाल कर रहा था, जिसने यहाँ पे हॉरन की छाती के ऊपर निशान मारे थे शुरुआत में। वहीं पे यहाँ पे इंजेक्शन नहीं ढेरों इंजेक्शन पड़े हुए थे, इसलिए वो टियान जियांग से पूछता है कितना माल खींचे हो भाई। या यहाँ पे दोबारा हॉरन के ऊपर हमला करने को आगे बढ़ती है, भाई काट दे यार उसको, क्यों भाई उसको इतना इग्नोर कर रहा है। खैर यहाँ पे हॉरन को दोबारा डिस्ट्रैक्ट कर पाती है, उससे पहले लीजुआन उसके ऊपर अपनी बर्फ से अटैक करती है और वो दूर जाके गिरती है। इसके बाद लीजुआन याओ के सामने आती है और उससे कहती है कि वो हॉरन की लड़ाई है, तुम्हें बीच में उंगल करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें लड़ने के लिए कोई चाहिए तो फिर मैं हूँ यहाँ पे, तुम्हारा अपोनेंट बनने के लिए रेडी हूँ मैं। इस पर याओ आगे से कहती है कि तुम एक बीस्ट को अपना मास्टर बुला रही हो, ये तो कुछ ज्यादा ही गैर गुजरा है यार, तुम तो मुझसे भी ज्यादा गिरे हुए हो। माना कि बड़ों की मदद कर रही हूँ उसके गंदे कामों में, लेकिन प्रॉपर्टी का सवाल है यार, उसके लिए तो लोग रिश्तों का खून बहा देते हैं, मैं तो सिर्फ बाहर वालों का बहा रही हूँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि टियान जियांग जिस इलाके में जाके गिरा था वहाँ पे एक तगड़ा धमाका होता है और बहुत ज्यादा पावर वहाँ से एक्सप्लोड होने लगती है, जिससे हॉरन को समझ में आ जाता है कि ड्रग्स ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है। इसके बाद हम लोग टियान जियांग को देखते हैं जिसके अंदर से भाई लेजर बीम बाहर निकल रही थी, सुपरमैन को इसने पीछे छोड़ दिया भाई, इतना ज्यादा ड्रग्स यहाँ पे काम कर रहे थे। इसके बाद बड़ो अचानक से यहाँ पे ही मैन के अंदर चेंज हो जाते हैं और वो आगे से कहते हैं कि पावर जो उनकी बॉडी के अंदर बह रही है वो नॉन स्टॉप है, उनका बनाया हुआ ये नया ड्रग्स कमाल का है। इसके बाद वो हॉरन से कहते हैं कि ये उनकी पीक फॉर्म है, अगर हॉरन के अंदर गूदा है तो वो आके यहाँ पे उससे फाइट करके दिखाए। वह बड़ो के अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि हॉरन को समझ में ही आ जाता है कि उसका कोई भी अटैक बड़ो के ऊपर अब काम नहीं आने वाला, लेकिन उसे ये भी पता था कि ये पूरी ताकत यहाँ पे ड्रग्स से आ रही है, जैसे ही ड्रग्स का असर खत्म होगा तैसे यहाँ पे उसकी बॉडी अपने आप ही कमजोर हो जाएगी। इसीलिए हॉरन को यहाँ पे बस सर्वाइव करना था, अगर वो सर्वाइव कर लेता है समय रहते तो फिर वो यहाँ पे पक्का जीत जाएगा।
बस समस्या यही थी कि अब वो सच में यहाँ पे सर्वाइव कर भी पाएगा, और ऊपर से मिशन भी तो था जिसके लिए अब यहाँ पे सिर्फ 3 ही मिनट बाकी थे। जिसपे हॉरन आगे से कहता है मेरी किस्मत तो एक्सप्लेनर से भी खराब है, आगे पीछे हर जगह से मार लेती है। फिर इसके बाद बड़ो अपनी मुट्ठी को ऊपर उठाते हैं और उसे जमीन पे मारते हुए कहते हैं कि हर एक चीज जला दो। वह बड़ो ने जो मुट्ठी जमीन पे मारी थी ना, उसे यहाँ पे जमीन के अंदर से लगातार आग बढ़ते हुए जा रही थी, तो सीधा हॉरन की तरफ आगे बढ़ रही थी। वहीं पे जब वो बाहर निकलती है तो वो इतनी ज्यादा पावरफुल थी, एकदम लावा की तरीके बाहर निकलती है, वो भी अलग अलग जगह से, यानी कि हॉरन वहां से बच के भी भाग नहीं निकल सकता था। लेकिन वो स्पीड का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे डॉज करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद गर्मी की वजह से उसका भी हाल था, वो लगातार यहाँ पे इन्हें डॉज नहीं कर सकता था। कभी ना कभी तो उसकी फटेगी ही, और ऊपर से मिशन भी उसकी कह के ले रहा था क्योंकि अब सिर्फ 2 ही मिनट बाकी थे, नहीं तो उसे पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। और अपने मन के अंदर यही सोचता है कि जब ये मुझे यहाँ पे मारने का मौका देगा तब तो मैं इसे मारूंगा ना यार। इसके बाद हॉरन यहाँ पे ओपनिंग का इंतजार करने लगता है कि उसे जैसे ही ओपनिंग मिलेगी वो तुरंत यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुरंत ही टियान जियांग हॉरन के पीछे से बाहर निकलता है और उसके ऊपर एकदम जबरदस्त घूसा मारता है, जिससे हॉरन सीधा जमीन के अंदर जा घुसता है। लेकिन टियान जियांग यहीं पे ही नहीं रुकता है, वो खुद को यहाँ पे एक वेपन की तरह इस्तेमाल करते हुए नीचे एकदम बंची जंपिंग करते हुए आ रहा था और डायरेक्ट टियांग के ऊपर ही घुस जाता है। लेकिन जब धुआं हटता है तो फिर हमें पता चलता है कि टियान जियांग ने अपना सर जमीन के ऊपर दे मारा था। हॉरन तो समझ रहते ही वहां से कट लिया था। इसको देख के टियान जियांग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि इस मूव से बच पाना नामुमकिन सा होता है। वहीं पे हॉरन अपने मन के अंदर यही सोच रहा था कि उसका नसीब फूटा हुआ है, अगर वो यहाँ पे जल्दबाजी या फिर देरी भी करेगा तो ही वो भी बेला जाएगा, इसलिए उसे एकदम एग्जैक्ट मौके पे ही हमला करना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग टियान जियांग को देखते हैं जो कि आगे से चिखते हुए कहता है कि कुत्तों की तरह भागना बंद करो और सामना करो शेरों की तरीके। और जब वो एकदम पूरा जोर लगा रहा था तो फिर जिस पहाड़ के ऊपर वो लोग खड़े हुए थे वो आगे से चिटकना शुरू हो जाता है, इससे टियान जियांग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और हॉरन को लगता है कि यही उसका चांस है। खैर जब वो माउंटेन कोलैप्स होना शुरू करता है तो वो धीरे धीरे करके लावा के अंदर बदल जाता है। लेकिन हम टियान जियांग को देखते हैं जिसके पैर कबर में थे, लेकिन इसे फिर भी इस बात की खुशी थी कि इसकी कंट्री ने यहाँ पे जो ड्रग बनाया है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव है स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। हालांकि साइड इफेक्ट अभी तक बूढ़ों को पता नहीं चले हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पहाड़ कोलैप्स होने की वजह से यहाँ पे लावा की नदियां बन चुकी हैं। वहीं पे हम लोग याओ को देखते हैं जो कि टियान जियांग को इस तरीके से बौखलाते हुए देख रही थी और वो मन के अंदर यही सोच रही थी कि बुढ़े ने इतना डोज ले तो लिया है लेकिन इसकी बॉडी झेल नहीं पाएगी, कभी ना कभी तो ये एकदम जबरदस्त ब्लैक लैश का सामना करेगा ही, और जब वो अपने ब्लैक लैश का सामना करेगा तो जिंदगी और भी ज्यादा इसकी बदतर होती जाएगी। इसलिए वो तुरंत यहाँ से कटने का ही प्लान बना रही थी। वहीं पे हम लोग हॉरन को देखते हैं जिसके पास सिर्फ 1 ही मिनट बचा हुआ था टियान जियांग को निपटाने के लिए, जिसके बाद उसके ऊपर जो पेनल्टी लगेगी हॉरन इसे बिल्कुल भी झेल नहीं पाएगा। इसके बाद हॉरन आगे से अपने स्पेशल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करता है। मैंने तुम्हें वो 12 पिलर के बारे में बताया था ना, उसी को ही, जिसका नाम था मॉर्निंग मून एग्जीक्यूशन पिलर। तो फिर हम लोग देखते हैं कि जमीन को उखाड़ते हुए वहाँ पे 12 पिलर आ जाते हैं जिनके अंदर से एकदम भयानक ऑरा निकल रहा था, वो भी टेरिफाइंग इविल वाला। जो ऑरा यहाँ पे जोंगी को भी महसूस हो जाता है। वो मन के अंदर सोचता है कि ये कौन सा बयाल आ गया भाई, साला इसे सूंघते ही मेरी हड्डियां कांपने लगी। हालांकि निको को पता था कि ये हॉरन का यहाँ पे ट्रम्प कार्ड ही है, इसलिए उसे कोई भी चिंता नहीं थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो 12 पिलर निकले थे वो टियान जियांग के अगल बगल ही निकले थे, जो कि यहाँ पे टियान जियांग को जकड़ लेते हैं। और इसके तुम लोग बातें सुनो, ये आगे से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी पीठ पीछे हमला करने की, और तुम जो उसके विलेज के ऊपर आग बरसा रहे थे, क्या वो 2020 मैच था क्या वो? खैर टियान जियांग जो भी कर लेता, उसके पैर कबर में थे, अब तो जंजीरों से भी बन चुके थे, वो भाग भी नहीं सकता। उसी तरीके से ये पिलर भी उसे भागने नहीं दे रहे थे। और उनसे कहता है कि इतना बेसब्र ना हो, ये तुम्हें यहाँ पे रोकने के लिए नहीं लगे हैं, ये तुम्हारा एग्जीक्यूशन करने के लिए यहाँ पे लगे हुए हैं। ये सुन के तो यहाँ पे टियान जियांग भी हैरान हो जाता है कि ये क्या बोल रहा है। इसके बाद हम 12 पिलर्स के ऊपर का बवाल देखते हैं तो आगे से लाइट चमकने लगती है और उनके अंदर से एनर्जी निकलने लगती है। वहीं पे हॉरन के पास 16 सेकंड थे, इसलिए वो तुरंत ही यहाँ पे एग्जीक्यूशन को एक्टिवेट करता है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि टियान जियांग आगे से चलता है, नहीं रुक जाओ यार। इस पे हॉरन आगे से कहता है नहीं मेरे पास समय नहीं है। जिसके बाद वहाँ पे जो 12 पिलर्स थे और उनकी जो जंजीरें थी वो यहाँ पे उसकी बॉडी को अपनी अपनी तरफ खींचने लगते हैं, जिसके बाद उसकी बॉडी एक हिस्से में ही यहाँ पे 7 टुकड़ों में बढ़ जाती है और मुंडी अलग जाके गिरती है। दैट्स द ब्रूटल वे। जिससे हॉरन का यहाँ पे लेवल अप हो जाता है और उसे कई सारे एट्रीब्यूट पॉइंट मिलते हैं। साथ ही में हॉरन को यहाँ पे स्किल पॉइंट भी मिलते हैं जिनका इस्तेमाल करके वो यहाँ पे अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर सकता है। खैर टियान जियांग का यहाँ पे पत्ता साफ हो चुका था, इसलिए हॉरन बाकी लोगों से कहता है कि टियान जियांग का ये सब कुछ मेरे साथ पर्सनल था, तुम लोगों का इससे कोई भी लेना देना नहीं है। उसने कठपुतली की तरह तुम्हारे लोगों का इस्तेमाल किया, तुम्हारे चेक पॉइंट्स को बर्बाद करके, और तुम उसके इशारों पे नाच रहे थे, इसलिए हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं है। अब इसलिए मैं यही चाहूंगा कि तुम लोग यहाँ पे चीजें और भी ज्यादा कठिन ना करो, नहीं तो मुझे यहाँ पे टियान जियांग के अलावा भी और भी कई सारे लोगों की जानें लेनी पड़ सकती हैं। इसलिए बढ़िया तुम लोगों के लिए यही रहेगा कि तुम अपने वेपन यहीं पे ही छोड़ दो और वापस लौट जाओ जैसे आए थे। मैं तुम्हारे लिए 30 तक गिनूंगा, जिसके बाद मैं यहाँ पे अपनी शॉर्ट्स बाहर निकाल लूंगा। अब तुम्हारे पास चॉइस है, उल्टे पैर तो वापस लौट जाओ या फिर यहीं पे ही रुको और नंगा नाच देखो। वहीं पे याओ की बुद्धि कुछ ज्यादा ही तेज चल रही थी। वो मन के
के अंदर यही सोच रहे थे कि इसने यहाँ पे टियान जियांग का सामना किया था, वो भी फुल ड्रग डोज में, और इसने यहाँ पे कई सारे पावरफुल मूव्स का इस्तेमाल किया था, कहीं इसकी एनर्जी खत्म तो नहीं हो गई, और इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे जाने देना चाहता है ताकि इसके ऊपर कोई भी खतरा ना रहे। लेकिन याओ की बुद्धि सच में काफी ज्यादा तेज थी, वो तुरंत समझ जाती है कि ये चीज यहाँ पे जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाली चीज नहीं है, इसीलिए वो तुरंत यहाँ से कल्टी मार लेते हैं, ये कहते हुए कि कुछ भी ट्राई करने के लिए वर्थ इट नहीं, खसक लो यहाँ से तुरंत। इसी के साथ ही बाकी जितने भी लोग थे वो लोग भी यहाँ से तुरंत खिसक लेते हैं, ये कहते हुए कि आज के लिए होगा भाई, हमने इतना सब कुछ देख लिया, अब हमारे पास कोई भी हुनर नहीं, हम लोग तुरंत कल्टी मार रहे हैं। प्रेसिडेंट की हमने बॉडी 6 हिस्सों में उड़ते हुए देखी, इतना ही काफी है हमारे लिए। घर जाऊंगा, आराम से ब्लू फिल्म देखूंगा और चुपचाप सो जाऊंगा, क्योंकि जब ना हो सहेली तो जिंदाबाद हथेली। और ये लोग तुरंत अपना टैंक वैंक लेके यहाँ से कल्टी मार लेते हैं। इसको देख के बैलो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो आगे से पूछते हैं कि हॉरन इन लोगों को इतनी आसानी के साथ जाने क्यों दे रहा है। इस पे वाइडे आगे से कहती है कि ये हॉरन का डिसीजन है, वो लोग इसमें कोई भी यहाँ पे उंगल पीछे नहीं कर सकते हैं, उसने जो कुछ भी किया है सोच समझ के ही किया होगा, हमें यहाँ पे उसके डिसीजन को सपोर्ट करना चाहिए। और वैसे भी हम लोग यहाँ पे अभी पूरी तरीके से डिसएडवांटेज के अंदर वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए सब कुछ कर रहा है। खैर जितने भी यहाँ पे एनपीसी थे यानी कि बैकग्राउंड कैरेक्टर्स, वो तुरंत यहाँ से कट लिए थे, सिर्फ कुछ ही लोग बचे हुए थे, जैसे कि वो बैट वाली लड़की, मैं इसका नाम दोबारा भूल गया क्योंकि 3 दिन के बाद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। पीसी ने दिमाग खराब करके रखा है, ना वो बन के दे रहा है, ना वो बता पा रहा है कि उसे बीमारी क्या है। पिछली बार पीसी का पैड दे के आया था यानी कि पावर सप्लाई, इस बार दिल दे के आया हूँ यानी कि मदरबोर्ड। फिर भी ठीक नहीं हो तो अगली बार दिमाग दे के आऊंगा यानी कि प्रोसेसर। फिर भी ठीक नहीं हुआ तो PS5 ले लूंगा। हॉरन उन लोगों से पूछता है क्यों भाई, तुम लोगों को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या, तुम लोग यहाँ से क्यों नहीं गए, या फिर तुम लोग भी यहाँ पे टियान जियांग के तरीके कुछ अपनाने के लिए आए हो फिर भिड़ने के लिए आए हो। इस पे जाएंगी आगे से चीखते हुए कहता है कि मेरे दोस्तों की यहाँ पे जाने गई है चेक पॉइंट के ऊपर, मेरे गिल्ड के भाइयों की लोगों की जाने गई है, मैं उन्हें बेपरवाह में नहीं जाने दूंगा। इस पे वो बैड वाली लड़की आगे से कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, अगर इसने यहाँ पे चेक पॉइंट्स के ऊपर उन लोगों को मारा होता तो फिर ये हम लोगों को ऐसे जाने ना देता। तुम्हें सच में इतना समझ में नहीं आ रहा कि टियांग जियांग ने हमारा इस्तेमाल एकदम प्यादे की तरह किया है। इस पे जंगी आगे से कहता है कि तुम्हें इन सभी चीजों के बारे में कैसे पता है, क्या तुमने ये सब कुछ खुद से पता लगाया, और अगर तुम सोच लो कि कोई इतना बेवकूफ हो सकता है क्या, तो हाँ भाई हो सकते हैं, मेरे घर में 3-4 भरे पड़े हैं, मेरा बड़ा भाई और मेरी बड़ी बहन दोनों एक दूसरे के दहने हैं, यानी कि दोनों में से कोई कम नहीं है बेवकूफी के मामले में। और जंगी यहाँ पे उस बैट वाली लड़की से पूछता है कि तो फिर तुम उनके साथ गई क्यों नहीं जब तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया। इस पे बैट वाली लड़की आगे से यहाँ पे बसिंडा और निको की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये दोनों काफी ज्यादा पावरफुल हैं और अभी फाइट उनके साथ खत्म नहीं हुई उसकी। इस पे हॉरन आगे से कहता है कि एक इंसाफ का अंधार है, दूसरा लड़ाई का भूखा, दोनों एक दूसरे की यहाँ पे कमियों को भरते हैं, लेकिन दोनों ही लीडर बनने के लायक नहीं है। खैर इसके बाद हम लोग टियान जियांग की बॉडी को देखते हैं और मुझे नहीं पता कि ये इतनी सही सलामत कैसे है। मैंने भाई साफ देखा था जंजीरें घूमते हुए खींचते हुए बॉडी को, ये भाई जादू टोटका है। खैर टियान जियांग इन लोगों के लिए आखिरी तोहफा छोड़ के गया था, बेसिकली उसकी बॉडी अब यहाँ पे बहुत ही बड़े एक्सप्लोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और बहुत बड़ा धमाका होने वाला था। इसको देख के हॉरन को समझ में आता अगर ये बम फूटा तो विलेज के साथ साथ वो भी निपट जाएगा, लेकिन हॉरन यहाँ पे कुछ कर भी तो नहीं सकता था। वो अगर फुल स्पीड के साथ में भागेगा तो फिर वो सिर्फ खुद को ही बचा सकेगा, बाकी लोगों को नहीं बचा सकता है वो। और ऑफ कोर्स ये धमाका यहाँ पे ड्रग के ओवरडोज की वजह से हो रहा था, लेकिन तभी यहाँ पे प्लॉट की एंट्री होती है क्योंकि तभी यहाँ पे एक बहुत बड़ा बीस्ट आ जाता है जो कि एक सुप्रीम प्राइवेट के इवाल्वर ने यहाँ पे समन किया था, और इसे समन करने वाला और कोई नहीं शायद से हमारी फूकने वाली जाओ ही थी, कम फूका करो बहन अस्थमा हो जाएगा, जिसने अपने एक बीस्ट को समन किया था जिसका नाम डिवोवर था। और वो आगे से यहाँ पे टियान जियांग की जो बॉडी थी उसे आराम से बिना पानी के निगल जाता है, ये कहते हुए कि खाना दमदार है, कल टॉयलेट में लावा निकलेगा। इसके बाद जाओ नीचे आती है और वो सबसे पहले यहाँ पे टियान जियांग की बेइज्जती करते हैं, ये कहते हुए कि इसे पता ही नहीं था कि अब हार मान लेनी चाहिए। मुंडी उड़ने के बावजूद अभी भी हम लोगों से यहाँ पे बदला लेने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद मछली बाबू आगे बढ़ते हैं और वो यहाँ पे टियान जियांग के लावा वाले एक्सप्लोजन को यहाँ पे निगल जाते हैं, ये कहते हुए लावा निकालूंगा कल तो मैं, और ये झटके में उसे डाइजेस्ट भी कर लेता है यानी कि पचा भी लेता है बिना किसी दिक्कत के। ये देख के तो यहाँ पे हॉरन की फटके चार हो जाती है, वो मन के अंदर सोचता है इतना पावरफुल कौन आ गया भाई जो कि इतने बड़े एक्सप्लोजन को यहाँ पे इतनी जल्दी पचा लिया। वहीं पे वो जाओ की तरफ देखता है तो फिर उसे पता चल जाता है कि जाओ यहाँ पे एक सुप्रीम इवॉल्वर है, अगर वो इतने पावरफुल डीमन को बीस्ट को यहाँ पे समन कर सकती है तो फिर वो कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। हालांकि हॉरन को यहाँ पे उसकी चिंता नहीं थी क्योंकि उसकी बातों से लग रहा था कि वो यहाँ पे टियान जियांग के लिए आई थी ना कि उसके लिए। इसके बाद वो हॉरन की तरफ मुड़ती है और उससे कहती है कि चलो आखिरकार तुमसे मुलाकात हो ही गई, जितना सोचा था उससे ज्यादा ही चिकने हो। हॉरन उससे पूछता है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, जिस पे जाओ उसे कहती है तुम्हारा नाम, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, तुम्हारे हगने से लेके मूतने तक। एक जादूगर इंसान जिसके पास यहाँ पे एक बीस्ट की मैजिकल पावर्स हैं और साथ ही में एक छोटी सी प्यारी सी बहन भी जो अपने हाई स्कूल के फाइनल ईयर में है। खैर हॉरन को यहाँ पे हगने मुदने और चिकने पने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही बहन की बात आती है तो वो आगे से सीरियस होकर कहता है मुझसे क्या चाहिए, या फिर धमकीबाजी का इस्तेमाल कर रहे हो कुछ करवाने के लिए। लेकिन उसी टाइम पे हॉरन की सासू माँ आगे बढ़ती है, होंग
जोचन जो कि हॉरन को बताती हैं कि तुम्हें गलत समझने की जरूरत नहीं, हम लोग यहाँ पे कोई भी नुकसान तुम्हारे लिए नहीं करने के लिए आए हैं। मैंने बस गलती से यहाँ पे ली जुआन की मेमोरीज के अंदर देख लिया अपनी एबिलिटी के चलते और मुझे पता चल गया कि तुम कौन हो। जाओ यहाँ पे एसोसिएशन की तरफ से आए थे टियान जियांग को रोकने के लिए, ना कि तुम्हें कुछ करने के लिए। पर ऐसा लगता है कि हम लोगों को अब यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वह पे हॉरन को महसूस तो हो जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर ली जुआन हॉरन को आगे की बातें बता देती है कि ये मेरी मम्मी जी हैं और इन्होंने मेरी सारी मेमोरीज चेक कर ली और तुम्हारे बारे में इन्हें सब कुछ पता है, तुम्हारी जन्म कुंडली से लेके तुम्हारे पिछले जन्म तक। जिसपे हॉरन अपने मन के अंदर सोचता है शिट, पहले ही मुलाकात में सासू माँ को नाराज कर दिया। कर इसके बाद सब कुछ यहाँ पे सेटल हो जाता है। हॉरन ने यहाँ पे सबसे पहले विलेज को बचाया जो कि मेट्रॉइड से डिस्ट्रॉय होने वाला था। इसके बाद उसने अपने यहाँ पे जितने भी फॉलोवर्स थे बेसिकली सक्यूबस, उन सभी को भी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए हील कर दिया। जिसके बाद उसने यहाँ पे ब्लड कासल को भी समन किया और अब से यही सक्यूबस विलेज होने वाला है। पीछे गाँव होगा यार, बस ये आगे आलीशान कासल बना दिया है, जस्ट लाइक गरीबी छुपाओ मिटाओ नहीं। वह पे हॉरन की जितनी भी सक्यूबस थी वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि अब से वो लोग विलेज की जगह पे इस कैसल के अंदर रहने वाले हैं। इसके बाद हम लोग जाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पे ली जुआन की मदर और उससे कहती है कि उन्हें पता था कि सक्यूबस यहाँ पे एक लो लेवल के बीस्ट होते हैं जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा लस्टफुल होते हैं, बेसिकली हावसी, और वह यहाँ पे अपनी पावर्स आदमियों को सेड्यूस करके और उनके साथ सो के इकट्ठा करते हैं। और वैसे भी हॉरन के पास यहाँ पे ऐसी कई सारी सक्यूबी हैं और वो सभी उसे यहाँ पे किसी डिवाइन बीइंग की तरह पूजती हैं, तो उसका कोई ना कोई हिस्सा तो मेल प्रोस्टिट्यूट का होगा ही होगा, वो भी साला कोठे पे बिकता होगा। और वो ये सब कुछ कहते हैं वे ली जुआन की तरफ देख रही थी। ली जुआन आगे से कहती है चुप, मुझे कोई जवाब नहीं देना इसके बारे में। तभी हॉरन इनके पास आता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोग इतनी दूर से मुझसे मिलने के लिए आए हो, ऑफ कोर्स ऐसी फालतू की बातें करने के लिए तो नहीं आए होगे, जो भी जरूरी काम है जल्दी से बताओ। इस पे जाओ आगे से कहती है कि वो किसी जरूरी काम से ही आई है, लेकिन क्या वो लोग प्राइवेट में बात कर सकते हैं। तो हॉरन उसकी भी इच्छा को पूरी करता है और उसे डायरेक्ट यहाँ पे प्राइवेट रूम के अंदर लेकर जाता है जो कि उसका ऑफिस रूम था। हॉरन को पता था कि अगर ये लोग यहाँ पे उसकी बहन को लेके उसे धमकाने या फिर डराने के लिए नहीं आए हैं, तो उसकी एबिलिटीज की वजह से वो यहाँ पे उसे रिक्रूट करने के लिए ही आए होंगे। जाओ उससे कहती है बुद्धि तेज है तुम्हारी, बादाम खाया करो कम हो जाएगी। जाओ उससे कहती है कि वो उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है क्योंकि उसका केस कुछ ज्यादा ही ऑर्डिनरी है। पहले तो वो एक ऑर्डिनरी बंदा था जिसके पास कोई टैलेंट नहीं था और ऊपर से एक अनजान बीमारी ने उसे जकड़ लिया जो उसकी कह के ले रही थी। जिसके बाद तुम्हारे ऊपर एक बीस्ट ने अटैक किया, तुम सर्वाइव नहीं कर पाए और जब तुम दोबारा जागृत हुए बेसिकली अवेकन, तो फिर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बीस्ट लाइक पावर्स आ गई जो कि शायद से किसी एवोल्यूशन का हिस्सा हो सकता है। जिस पे हॉरन आगे से सोचता है वाह, इन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा मर के दोबारा जिंदा होना किसी एवोल्यूशन का हिस्सा है। साला उस सांप ने मेरी बॉडी निकाल ली, पोटी तक नहीं की उसने, और तुम कह रहे हो कि मैं एवोल्यूशन का हिस्सा हूँ, अभी भी पेट में पड़ी होगी उसकी। ये बिक चुकी है इनकी रिसर्च टीम, ये साला रिसर्च से ज्यादा किसी दूसरे लोगों की बातें खोजने में टाइम लगाते हैं। जाओ यहाँ पे हॉरन से यही कहती है कि वो यहाँ पे उसे इवॉल्वर एवोल्यूशन के लिए इसलिए यहाँ पे रिकमेंड करना चाहती है क्योंकि उसके पास यहाँ पे ह्यूमन और बोथ दोनों की ही एबिलिटीज हैं। वो यहाँ पे कुछ ऐसे काउंटलेस मिशन को टैकल कर सकता है जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। और वो हॉरन से कहते हैं अगर वो उसके लिए अगली करेगा तो वो उसके लिए यहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट देगी। जब तक हॉरन यहाँ पे किसी इनोसेंट बंदे को परेशान ना करे तब तक वो यहाँ पे उसे और उसके फॉलोवर को पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देगी जो कि एसोसिएशन द्वारा दिया जाएगा। कोई भी अनऑफिशियल रेड या फिर कोई एक्सट्रीमेंट स्क्वाड उसके विलेज की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। साथ ही में उसके पास अथॉरिटी रहेगी कि वो सिटी के अंदर एकदम आराम से घूम सकता है बिना किसी दिक्कत के, बस वो पब्लिक के अंदर कोई बवाल ना करे। रही बात उसकी बहन की, तो वो लोग यहाँ पे उसे जिस सिटी के अंदर टॉप यूनिवर्सिटी का एडमिशन करा देंगे और उसके ग्रेजुएशन से लेके खर्चा पाने तक सब कुछ एसोसिएशन देखेगा। एकदम शांत और सेफ लाइफ भी उसे देगा। और आगे से कहता है तो सब कुछ करा दिया है तो बीमा भी करवा दो ना, मेरा लाइफ इंश्योरेंस नहीं है मेरे पास। अब तो गवर्नमेंट ने 0 टैक्स भी कर दिया है, बस ये हरामी कंपनी पैसे कम करेंगी या नहीं करेंगी इनके हाथों में है। गवर्नमेंट प्लीज इसके ऊपर भी कुछ एक्शन लिया जाए। और हॉरन यहाँ पे तुरंत ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है ये कहते हुए कि बस हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इस पे जाओ से कहती है काफी अच्छा डिसीजन लिया तुमने। वह भी हॉरन आगे से यही सोचता है अगर उसे यहाँ पे एक ऑफिशियल आइडेंटिटी मिल जाएगी तो फिर वो आराम से इधर उधर घूम पाएगा और उसे फ्रीडम मिल जाएगी। अपनी बहन से भी वो मिल सकता है और ये उसके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। कब तक वो जंगलों में यहाँ पे किसी बीस्टों का शिकार करेगा, फीमेल्स। लेकिन जाओ का काम यहीं पे ही नहीं खत्म हुआ था। वो हॉरन से कहती है कि उसे यहाँ पे कुछ सैंपल्स चाहिए ताकि वो लोग इसके ऊपर रिसर्च कर सके। हॉरन उससे पूछता है कैसे सैंपल्स भाई, जिस पे जाओ आगे से बताती है कि बस 3 चीजें, तुम्हारा सलाइवा, तुम्हारा ब्लड एंड योर सीमेन, बेसिकली स्पर्म। अभी भी समझ में नहीं आया तो जो तुम पिचकारी घिसते हो अपनी और उसे जो पानी निकलता है सफेद वाला, उसी को ही कहते हैं सीमेन एंड स्पर्म। स्पर्म शायद से उस छोटे वाले को कहते हैं जो रेस जीतता है, मुझे इतना अच्छे से नहीं पता। और यही चीज थी हॉरन के लिए सबसे हार्ड चीज, वो यहाँ पे कैसे पिचकारी घिसे, वो भी इतने नर्वस चीजों में। इस पे जाओ उसे कहती है कि उसकी पावर्स यहाँ पे इवॉल्व होगी आई है बेसिकली एक बीस्ट से, इसलिए उन लोगों को यहाँ पे फुल बॉडी एनालाइज करनी पड़ेगी। इसलिए हॉरन सबसे पहले सलाइवा देता है जो कि बिना किसी दिक्कत की बात थी। ब्लड भी वो बड़े आराम से देता है, लेकिन बारी आती है जब सीमेन की, तब आंखें बाहर आ जाती हैं हॉरन की। तो हॉरन सारे कपड़े उतार देता है। भाई साहब आपको पैंट उतारने की जरूरत नहीं थी और ना ही शर्ट, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द सैंपल टेस्ट। वहीं पे जाओ से घूरे ही जा रही थी। वो मन के अंदर सोचती है कि इतने सभी सक्यूबस इसीलिए इसके पीछे पड़ी हुई हैं
हैं, पुन्नी जो इतनी छोटी है, नाइटमेयर ऑफ द एवरीमैन। और उनसे कहता है घूरना बंद करो कि यार ऑकवर्ड फील हो रहा है, देख रहे हो तुम पिचकारी भी सख्त नहीं हो पा रही है। इस पे जाओ आगे से कहती है कि ये देखना भी एक तरीके से प्रोसेस का हिस्सा है कि उसकी बॉडी कैसे काम करती है। मीम साहिबा उसकी बॉडी के अंदर पीच नहीं लगे हैं, ह्यूमन बॉडी ही है, ऐसा नहीं कि मैकेनिकल हिस्से लगे हैं उसकी बॉडी के अंदर। और उनसे कहता है अब घूरी रही हो तो मदद कर दो ना। इस पे जाओ आगे से कहती है कि उसने आज तक ऐसा कुछ भी काम नहीं किया है और ना ही वो करेगी। और वो उसे कहती है कि अपने किसी सक्यूबी को बुला लो, वो तो उनका प्रोफेशन भी यही है, वो तो इसमें एक्सपर्ट होंगे। तो फिर हॉरन यहाँ पे नीको को बुलाता है और नीको यहाँ पे जिस कला का इस्तेमाल करती है वो मैं बोलूंगा नहीं, इसका अंदाजा तुम्हें अगले वाले पैनल से लग जाएगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग लीजुवे को देखते हैं जो कि इसी बारे में सोच रही थी कि हॉरन ने यहाँ पे अगर एसोसिएशन को ज्वाइन कर लिया तो ये फायदे में ही रहेगा। और उसे यहाँ पे कुछ तो दाल में काला लग रहा था, लेकिन वो कुछ महसूस नहीं कर पा रही थी, उसे पता नहीं चल रहा था। वह पे ये कला अभी भी चल रही थी और जाओ उसे देखे ही जा रही है, तो उसने तो मजाक में कहा था, लेकिन हॉरन भैया ने एकदम सीरियसली ले लिया। फिर इसके बाद जाओ के उसके तीनों सैंपल मिल जाते हैं और वो उनसे कहती है चलो बढ़िया है, अब मेरा हुआ भाई, मुझे घर जाने दो, मैं देख के उब गई, सब कुछ हो गया मेरा। जाओ जाते जाते हॉरन से कहती है कि एक हफ्ते के बाद वो उसे लेने के लिए आएगी, जिसके बाद वो यहाँ पे उसे एवोल्यूशन टेस्ट से गुजारेगी, जिससे यहाँ पे वो अपनी रैंक भी चेक कर सकता है। तब तक के लिए वो लोग आराम कर सकते हैं। और इतना कहने के बाद वो तुरंत यहाँ से चली जाती है। ये कहते हैं मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम स्ट्रॉन्गर ही रहो और ताकतवर ही बनते जाओ, क्योंकि एवोल्यूशन एसोसिएशन को यहाँ पे तुम्हारी काफी ज्यादा जरूरत रहेगी। वहीं पे हॉरन अपने मन के अंदर सोचता है कि जाओ की बुद्धि काफी ज्यादा तेज है, वो पहले यहाँ पे सारी चीजों को डिसाइड कर चुकी है कि हॉरन को क्या क्या होना है और क्या क्या नहीं मिलना है। वहीं पे जाओ हॉरन से कहती है अगर वो यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन करता है तो फिर वो उसे एक स्पेशल रिवॉर्ड भी देगी और साथ ही में एक खतरनाक टाइटल भी। फिर हम लोग बाइडे को देखते हैं जो कि अपने टेंटिकल को एक आग के अंदर बदल के अंदर ताका झाकी कर रही थी। उसी टाइम पे वहाँ पे ली जुबान आती है जो कि उससे कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो और कमरे के अंदर क्यों झांक रही हो, एक फॉलोअर को ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। वैसे तुमने अंदर क्या देखा, मतलब तुम ग्रैंड मस्ती तो देखो, लेक्चर भी देना है लेकिन ये भी जानना है कि अंदर क्या हुआ। खैर बाइडे आगे से हाथों के इशारे से ली जुबान को बताती है कि उसने कुछ कमाल का देखा है। वहाँ पे ली जुबान को पता नहीं था कि ये कला को क्या कहते हैं और इसका अर्थ क्या होता है, इसीलिए वो इसे कोई पावरफुल मूव समझ लेती है। बीवी मिले तो इतनी ही भोली मिले, नहीं तो ना मिले, नहीं खराब भी मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फील्डिंग न सेट करे बस। और अपने लवर के साथ मिलकर तो बिल्कुल भी नहीं तो कम बैक करना पड़ेगा। तभी हॉरन इनके पास आता है और उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो भाई, वो भी इतना ज्यादा शर्माते हुए। तो फिर ली जुबान आगे से उसी हाथ का इशारा बनाते हुए पूछती है कि इसका मतलब क्या होता है। इस पे हॉरन उसे कहता है कि किसी दिन समझ जाओगी, अभी के लिए जाओ। वहीं पे हम लोग हॉरन को देखते हैं जो कि किनारे पे खड़ा हुआ था, वो इसी बारे में सोच रहा था कि उसने यहाँ पे एक टॉप टायर के अवेगनर की फील्डिंग सीट की है टियान जियोंग की, लेकिन उसने ये सब कुछ यहाँ पे ब्लड मून बोनस और 12 पिलर एग्जीक्यूशन की मदद से किया था, जो कि यहाँ पे अब खत्म हो चुके हैं। अब उसके पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि वो यहाँ पे इतना भी ताकतवर हो कि वो किसी यहाँ पे गोल्ड रैंक के लेजेंडरी रैंक के एक अवेगनर के खिलाफ में फाइट कर सके। इसलिए हीरो एसोसिएशन ने उसे यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशंस दी हैं वो उसके लिए फेवरेबल तो हैं, लेकिन वो इनके किसी काम का नहीं आ रहा है। और अगर वो गलती से किसी ऐसे से भिड़ गया जो कि हॉरन से ज्यादा शक्तिशाली हुआ तो उल्टा लेने के देने पड़ सकते हैं। इसलिए हॉरन इसी बारे में सोच रहा था कि 7 दिनों के अंदर उसे जितना हो सके उतना ज्यादा खुद को ताकतवर बनना पड़ेगा, ताकि एसोसिएशन का जब लेवल टेस्ट हो तो वो वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन कर सके और उसे बेनिफिट हो। तभी निको वहाँ पे आती है और वो हॉरन से पूछती है कि तुम्हें यहाँ पे एवोल्यूशन असाइनमेंट टेस्ट की चिंता हो रही है ना, कि तुम उसे पास न कर पाओ। हॉरन उससे कहता है कि हाँ मुझे इसी की चिंता हो रही है, लेकिन तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। जिसपे निको आगे से यही कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम हमेशा से यहाँ पे ताकतवर बनना चाहते थे, इसलिए एवोल्यूशन टेस्ट तुम्हारे लिए यहाँ पे जरूरी है। इसके बाद निको हॉरन से कहती है लेकिन तुम चिंता ना करो, उसके पास एक तरीका है जिससे वो यहाँ पे ताकतवर बन सकता है, वो भी एकदम जल्दी जल्दी, अगर वो यहाँ पे छोटी छोटी चीजों में थके ना। हॉरन उससे कहता है मैं नहीं थकने वाला, मुझे तरीका बताओ जल्दी से कि वो तरीका क्या है। जिसपे निको हॉरन से कहती है कि उसने यहाँ पे सक्यूबस रेस के बारे में पहले ही सुन चुका होगा कि सक्यूबस रेस यहाँ पे कैसे अपने आप को पावरफुल करती हैं, और ये गिफ्ट उन लोगों को यहाँ पे उनके एंसेस्टर से मिला हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पे वो सक्यूबस रेस के निको यहाँ पे सबसे पहले हमें मेथड के बारे में बताती है कि एंसेस्टर उनके यहाँ पे इंटरकोर्स के जरिए बेसिकली संभोग मेंस का जो एसेंस होता है उसका इस्तेमाल करती थी खुद को ताकतवर बनाने के लिए। और क्योंकि सक्यूबस के एंसेस्टर ये चीज काफी लंबे अरसे से करते आ रहे थे, इसलिए ये स्किल अब इनकी ब्लड लाइन के अंदर एक घुस चुकी है, एकदम से घुस चुकी है कि ये लोग चाह के भी उसे यहाँ पे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, परंतु वो लोग इस टेक्निक को यहाँ पे रिवर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इंटरकोर्स के जरिए वो लोग यहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ को हॉरन के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, जिससे वो ताकतवर हो जाएगा। इस पे हॉरन आगे से कहता है बेसिकली तुम इतना कहना चाहती हो कि ये जो पूरा सक्यूबस विलेज है और जितनी भी सक्यूबी हैं वो मेरे साथ आके सोएं और अपनी पावर को मेरे अंदर ट्रांसफर करें। हॉरन आगे से कहता है इसमें तो साल लग जाएंगे। जिस पे निको आगे से कहती है कि यही तो चीज है, इसके लिए हम लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन यही एक तरीका है जिससे हॉरन यहाँ पे जल्दी ग्रो कर सकता है और ताकतवर बन सकता है। और वो हॉरन को बताती है कि हॉरन ने उनके लिए काफी ज्यादा किया है, उनके विलेज को बचाया है जलने से और उनके लिए यहाँ पे एक कासल को भी बना दिया। उन लोगों के लिए हॉरन यहाँ पे किसी गार्डियन गॉड से कम नहीं है। अगर उन्हें पता चलेगा कि हॉरन को यहाँ पे उनकी जरूरत है तो वो लोग यहाँ बेसिकली पार्टिसिपेट करेंगे
जाएंगी बिना किसी दिक्कत के। हॉरन आगे से कहता है कि सुनने में तो सब कुछ ठीक ही ठाक लग रहा है, तो फिर और जाओ जाके 200 जो विलेज के अंदर सक्यूबी उन्हें बुला के लेके आओ, देखते हैं जिंदा बचता हूँ या नहीं। मैं बता रहा हूँ भाई, कासल से इसकी लाश ही बाहर निकलेगी। वहीं पे हॉरन अपने मन के अंदर यही सोचता है कि इतनी सभी सक्यूब बस आस ही पास है और उनको रिसोर्स की तरह ना इस्तेमाल करना बेवकूफी ही होगी, और साथ ही में इसके जरिए वो यहाँ पे इनके अफेक्शन को भी बढ़ा पाएगा। निको के अलावा और भी उसे कई सारे रिवॉर्ड स्पेशल मिल जाएंगे। हालांकि जो सोल रेजुलेंस होता है वो इम्पॉसिबल है, वो सिर्फ गिने चुने फॉलोवर से ही मिलेगा। खैर हॉरन को इस आग के पहिए पे अब चल के ही जाना था, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, या फिर ऑथर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसीलिए वो निको से कहता है कि सबको बुला के लेके आओ, ट्राई करते हैं, जिसपे निको काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद अगला सीन डायरेक्ट हॉरन के कमरे का ही होता है, जहाँ पे सभी सक्यूबस आ जाती है और वो हॉरन से कहती है कि ये ताकतवर बनने का कोई बहाना तो नहीं कि साला तुम हमारा फायदा उठाना चाहते हो, साले केस कर देंगे हम। इस पे हॉरन आगे से कहता है कि उसे यही सब चाहिए, क्योंकि उसे ताकतवर बनना है। इसके बाद वो बेड के ऊपर लेट जाता है और मरने के लिए रेडी हो जाता है, ये कहते हुए दिखाओ भाई सक्यूबस गिफ्ट कितना ज्यादा पावरफुल है। खैर इसके बाद एक एक करके वहां पे जो नाच होता है वो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। एडिटर प्लीज यहाँ पे संभाल लेना, तुम $0 से बच के रहना है। खैर जिन लोगों ने यहाँ पे इंटरकोर्स कर लिया था उनकी आत्मा बाहर आ चुकी थी, वो थक के नीचे पड़ी हुई थी। वहीं पे हम लोग हॉरन को देखते हैं जो बस निपट ही चुका था, आखिरी सांसें ले रहा था, ये वो भी सिर्फ 1 ही 2 बची हुई थी। वहीं पे हॉरन को महसूस हो रहा था कि वो पहले से ताकतवर हो चुका है, लेकिन ये मेथड यहाँ पे स्टेमिना के बलबूते पे चलता है, जो कि हॉरन के उधर बचा नहीं था और भाई की सांसें जा ही रही थी। लेकिन तभी अचानक से उसका स्टेमिना यहाँ पे रिकवर होने लगता है। ये एबिलिटी मुझे ही चाहिए, जिम के लिए गधो, जिम के लिए। और देखते ही देखते उसका पूरा स्टेमिना यहाँ पे रिकवर हो जाता है। और ऑफ कोर्स ये सब कुछ यहाँ पे ब्लड कासल की वजह से हुआ था, क्योंकि वो यहाँ पे हेल्थ और माना के साथ साथ बॉडी के जितने भी कंडीशंस होते हैं, बेसिकली एजिलिटी, स्टेमिना, एंड्योरेंस, फिजिक, वो सब कुछ भी रिकवर करता है, जिससे अब हॉरन के पास यहाँ पे अनलिमिटेड स्टेमिना है। बट समस्या तो ये है कि हॉरन के साथ साथ बाकी लोगों का भी स्टेमिना यहाँ पे रिकवर होगा, इसलिए सक्यूबस दोबारा खड़े हो जाते हैं और वो हॉरन से कहते हैं कि चलो दोबारा कोशिश करते हैं। इस पे हॉरन उन लोगों से कहता है कि अब मुझे कोई भी डर नहीं है, अब मैं यहाँ पे सक्यूबस पावर का पूरी तरीके से जायजा ले पाऊंगा। इसके बाद अगले 1 हफ्ते तक ये भाई जो दिन रात तक मचाते हैं वो पूछो नहीं, पूरा कासल हिल जाता है। 1 हफ्ते के बाद जाओ यहाँ पे आती है जैसा कि उसने वादा किया था, और वो हॉरन से कहती है कि चलने का समय हो चुका है। तो हॉरन बाहर निकलता है, ये कहते हुए कि उसे उसी का इंतजार था। इसके बाद वो लोग पंछी के ऊपर बैठते हैं और उड़ते हुए वहां से जाने लगते हैं। वह जाओ को हॉरन से निकलते हुआ और या फिर कुछ तो अजीब सा महसूस हो रहा था। वो उसे पूछती है कि हफ्ते के बीच में तुमने कुछ किया क्या, अजीब सा महसूस हो रहा है। हॉरन आगे से कहता है कि तुम वो सोच भी नहीं सकती मैं जिस चीज से गुजरा हूँ। इस पे जाओ आगे से कहती है कि तुम अब टेस्ट के लिए काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हो पहले से। इस पे हॉरन आगे से कहता है कि वो पूरे विलेज की उम्मीद अपने कंधों पे लेके चल रहा है, जिसके लिए उन लोगों ने यहाँ पे स्पेशल ट्रेनिंग भी की है, तो फिर उसे यहाँ पे कॉन्फिडेंट दिखना ही है, नहीं तो वो एक तरीके से उनकी उम्मीदों को ही यहाँ पे कुचलेगा। जाओ आगे से पूछती है कि वो कौन सी स्पेशल ट्रेनिंग थी भाई जो कि तुम लोगों ने की है। इसके बाद जाओ भाई अपनी इमेजिनेशन में कुछ खतरनाक ही सोचती है, जो कि एडिटर और मैं तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। अच्छा एडिटर दिखा दो क्रॉप करके, इन्हें थोड़ा सा सुख मिल जाए। और ये सब कुछ सोच के जाओ काफी ज्यादा घबरा जाती है कि ये साला कौन सी ट्रेनिंग से गुजरे, इन्हें शर्म नहीं आती क्या। हॉरन उसे कहता है तुम्हें क्या हुआ भाई, तुम्हारा चेहरा अचानक से लाल काहे हो गया। जिसपे वो हॉरन से कहते हैं कि इससे तुम्हारा कोई लेने देना नहीं, अपने काम से काम रखो। जिसपे हॉरन अपने मन के अंदर से कहता है लो भाई एक और सुंदर आ गई। सुंदर उन्हें कहते हैं जो अपनी रियल फीलिंग छुपाते हैं और आगे से कड़क बनने की कोशिश करते हैं कि अपने काम से काम रखो। फिर इसके बाद अगला सीन एवोल्यूशन एसोसिएशन हेडक्वार्टर के एवोल्यूशन सेंटर का होता है, जहाँ हम लोग विजिटा को देखते हैं और इसने यहाँ पे कोई भी टेस्ट फेल नहीं किया था, बस इसके रिजल्ट नॉर्मली आए थे। भाई काहे इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने पे लगे हो, अपने सियान प्लेनेट जाओ ना, गोकू इंतजार कर रहा है तुम्हारा। लेकिन उसी टाइम पे इन लोगों को महसूस होता है कि एक और कोई पावरफुल बंदा यहाँ पे अवेकन हुआ है। इसके बाद हम लोग एक और बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पे गोल्ड हाई रैंक को अचीव किया था। इसके बाद वो सटासट यहाँ से जाते ही जा रहा था, लेकिन तब यहाँ पे कोई एक और एंट्री मारता है जो कि जमीन को ही तोड़ देता है और वहां से ये लड़की बाहर निकलती है, जो कि एक सुप्रीम इवॉल्वर है। इसका नाम क्रिम्सन वॉर गॉडेस है और इसका नाम है लिन यिंग। लिन अपने मन के अंदर सोचती है कि वो थोड़ा सा जल्दी आ गई यहाँ पे। बेसिकली जाओ इसकी शायद से बड़ी बहन है और इसे पता था कि हॉरन आने वाला है, इसलिए वो ये उन दोनों को वेलकम करने के लिए आए थे, लेकिन ये थोड़ा सा जल्दी आ गई। लेकिन लिन काफी ज्यादा फेमस, इसलिए लौंडे जैसे उसे देखते हैं तो बौखला जाते हैं। यहाँ तक कि ये हाई रैंक वाला बंदा भी हैरान हो जाता है कि ये खूबसूरत परी कहाँ से आई, और वो मन के अंदर सोचती है अगर ये मुझे कोई मेंशन, लग्जरी कार या फिर इसका गिल्ड ज्वाइन करने के लिए तो मैं तुरंत ही मान जाऊंगा। लेकिन तभी इसके पीछे से एकदम बुढ़ऊ बाहर निकलते हैं एकदम घोस्ट वे में, जो कि आगे से कहते हैं
हैं औकात औकात में रहो बेटा, मेरे नजरों में गोल्ड हाई रैंक एक चीटी के अलावा और कुछ भी नहीं है। वह पे बूढ़ों का जो ऑरा था वो महसूस करके ये बंदा घबरा ही जाता है और तुरंत नीचे बैठ जाता है। वह पे लिन जैसे ही बूढ़ों को देखती है तो वो आगे से कहती है, लो बूढ़ो आ गए, मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम्हारे जैसा कोई बूढ़ो यहाँ पे होगा, और कम से कम अपना स्टाइल तो बदल लो यार, बंदों के पीछे आके उनकी बुंड फाड़ देते हो। इस पे बूढ़ो आगे से कहते हैं कि वो भी यहाँ पे हॉरन का इंतजार कर रहे थे क्योंकि एक अजीब बंदा आने वाला है। हमें पता चलता है कि ये भी यहाँ पे सुप्रीम रिवॉल्वर है, बाकी इनका निक नेम ना ही जानो तो खतरनाक है, रेनबो पियर्सिंग सन, और इनका नाम है जियान यू। और जियान यू यहाँ पे सिर्फ इसीलिए आया है ताकि वो ये देख सके कि हॉरन किस मिट्टी का बना है या फिर सिर्फ बातों से ही बना है। उस टाइम पे बूढ़ों को कानों में यहाँ पे पंछी की आवाज आती है तो वो ऊपर उड़ के देखता है कि वो आ रहा है। वह पे लिन भी इसी बात को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि इंसान बीस्ट पावर के साथ कैसा होगा और वो कैसा दिखता होगा। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि जाओ वहाँ पे अपने पंछी को लेके आ जाती है तो सभी लौंडे उस पंछी के बारे में बात करने लगते हैं कि ये जाओ का लुआन बर्ड है, तुमने टीवी में इसके बारे में देखा होगा। तो इसके बाद वो दोनों जब नीचे उतरते हैं तो फिर सभी लोग यहाँ पे जुआओ की तारीफ करने लगते हैं कि क्या खूबसूरत परी है, नटखट परी से भी ज्यादा प्यारी है ये बालीवीर वाली। लेकिन उनकी नजर जैसे यहाँ पे हॉरन के ऊपर पड़ती है तो ये आगे से उसे गाली बकने लेते हैं कि साले दूर हट जाओ, उससे नहीं यही पेल देंगे, रामपुरी साथ में लेके चलते हैं, डेमो दे। जिस पे हॉरन आगे से उंगली दिखाते हुए कहता है, फौलाद का बना शरीर है बे, साला वाइब्रेनियम नसों में बहता है मेरी। और जैसा कि मैंने बताया था कि लिन यहाँ पे जाओ की सिस्टर है, इसलिए वो उसे हेलो बोलती है और बड़ों से भी कि तुम काफी ज्यादा यहाँ पे आए हो भाई, ज्यादा सीरियस ना हो, हॉरन अब तुम्हारा टारगेट नहीं रहा। वो पे पीछे मुड़ के वो जाओ से कहती है कि ये दोनों तुम्हारे सीरियस हैं, इन्हें अच्छे से ग्रीड करो। इस पे हॉरन आगे से मक्खन रगड़ के भाई अपनी जवान बहन की तारीफ करता है, ये कहते हैं कि उसने यहाँ पे बूढ़ों के बारे में काफी कुछ सुना है और वो काफी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही में वो लिन की तो तारीफे पे तारीफे ही भर देता है, जिस पे लिन आगे से खुश तो हो जाती है लेकिन वो ये भी कहती है कि वो इन तारीफों से खुश नहीं होगी। उस टाइम पे बूढ़ों आगे बढ़ते हैं और आगे से कहते हैं, मेरी तारीफ कहाँ है भी। जिस पे हॉरन की एक सेकंड के लिए फट क्यों जाती है क्योंकि बूढ़ों एकदम से सामने आए थे। हॉरन आगे से कहता है कि आपकी करने ही वाला था। वहाँ पे वो हॉरन के चेहरे को छूते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि हॉरन का जो बोन स्ट्रक्चर है, बेसिकली हड्डी का ढांचा, वो पूरी तरीके से एक इंसान का ही है। लेकिन मैं ये चीज जरूर कहना चाहूंगा कि ये साला मेरी तरीके हैंडसम नहीं है जैसा मैं हुआ करता था। और वो हॉरन से कहते हैं कि खुद को लकी समझो कि एसोसिएशन ने तुम्हें यहाँ पे इनवाइट कर लिया, नहीं तो अब तक मेरे ब्लेड के तले नीचे गड़े होते। वहीं पे वो हॉरन को धमकी देता जाता है कि कोई भी ग्रैंड मस्ती ना करियो, नजर है मेरी तुम पे, अगर एक भी बार तुमने कोई गलत मस्ती की तो सीधा मैं तुम्हें यहाँ पे हस्ती बना दूंगा। वहीं पे हॉरन अपने मन के अंदर सोचता है, लेकिन ये तो अंधा है, मुझे कैसे देखेगा ये, अभी सड़क पे चलते गड्ढे में तो गिर गया था ये। खैर इसके बाद चलता है हॉरन का टेस्ट, और ये टेस्ट साइतामा टेस्ट के बराबर था क्योंकि हम लोग हॉरन को पलक झपकते ही देखते हैं तो ये एक झटके के अंदर यहाँ पे पता नहीं कितने किलो के डंबल उठा लेता है एक हाथ से। इंटेलिजेंस के मुकाबले में तो इसका सवाल ही नहीं था, ये साला ऐसे ऐसे सवाल दे रहा था कि मैंने भी आज तक नहीं देखे। ये साला गलत जगह पे इसे यहाँ पे बुलाओ और क्वांटम थ्योरी सॉल्व कराओ, जिसके बाद हम चेक करते हैं कि एलियन को क्या पसंद है। स्पीड के मामले में तो ये बाजीगर बन जाता है, स्पीड के मामले में यानी कि बुद्धि कितनी ज्यादा सख्त है और इरादे कितने ज्यादा नेक है उसमें भी ये बाजी मार लेता है क्योंकि लौंडिया इसके ऊपर लाइन नहीं मार पाती। इसके बाद स्टेमिना की बारी आती है तो ये इसमें भी बाजी मार लेता है। बेसिकली इसके जितने भी टेस्ट थे उसके अंदर इसने फुल मार्क हासिल किए थे जो पूरी तरीके से एक एडवांटेज के अंदर था। लिन आगे से कहती है कि बंदे के अंदर दम तो है, इसने सभी टेस्ट को काफी अच्छे के साथ पास किया। इस पे बूढ़ो आगे से कहते हैं कि ये काफी ज्यादा मिनिमम है, यानी कि बहुत ही ज्यादा कम है। उन लोगों को पहले से ही उम्मीद थी कि हॉरन इतना कर ही लेगा, नहीं तो वो लोग यहाँ पे उसे बुलाते ही नहीं, विच इज द करेक्ट पॉइंट। अब यार इंटर पास किया हो यार, एलिफेंट की स्पेलिंग तो आनी चाहिए ना यार तुम्हें। जो यहाँ पे हॉरन से कहती है कि वो उम्मीदों पे खड़ा उतरा है। फिजिकल टेस्ट यहाँ पे उसकी लोअर लिमिट को दिखाते हैं, लेकिन अपर लिमिट यहाँ पे उसके पोटेंशियल ग्रोथ एवोल्यूशन से आती है। और उससे पूछता है कि ये क्या है भाई, इसका मतलब तो समझाओ। इस पे जाओ उसे बताती है कि जो ऑर्डिनरी इवॉल्वर्स होते हैं उन्हें यहाँ पे सिर्फ फिजिकल टेस्ट देने की जरूरत होती है, लेकिन जो डायमंड स्टार या फिर उससे ऊपर के इवॉल्वर होते हैं उन्हें यहाँ पे पोटेंशियल ग्रोथ टेस्ट को भी देना पड़ता है। उन लोगों ने यहाँ पे हॉरन के लिए इन सभी चीजों को कंबाइन कर दिया ताकि वो उसकी यहाँ पे ट्रू पोटेंशियल को देख सकें और उसकी ट्रू रैंक को यहाँ पे चेक कर सके कि उसे रैंक क्या मिलेगी। जिस पे हॉरन काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये साले यहाँ पे पोटेंशियल भी चेक कर सकते हैं कि मैं कितना ज्यादा लंबा होऊंगा, ये तो बड़ी दुविधा की बात है। खैर इसके बाद हम लोग हॉरन को देखते हैं जिसको यहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल एवोल्यूशन के लिए भेज दिया जाता है और हॉरन को एक लड़की के पास भेज दिया जाता है क्योंकि यही लड़की उसके पोटेंशियल को यहाँ पे चेक करेगी। इस लड़की का नाम मेंग्याव है जो कि यहाँ पे स्टार डायमंड की लोअर रैंक इवॉल्वर है। वह मेंग्याव हॉरन से कहते हैं काफी ज्यादा लेट हो, ये तो कहो एवोल्यूशन टेस्ट करने के लिए आए हो, अगर रिज्यूमे भेजा होता तो अब तक भगा चुकी होती मैं तुम्हें। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं ओवर टाइम कर रही हूँ मैनेजर होने की वजह से। हॉरन आगे से कहता है क्या करो यार, घर से दूर ऊपर से पानी भरा है रास्ते के बीच में, गड्ढे इतने ज्यादा है डूब के वहीं पे ही मर जाता हूँ। इसके बाद वो अपनी जीप को बाहर निकालती है और हॉरन से कहती है कि यहाँ उंगली रखो अपनी। जिस पे हॉरन के पसीने छूट जाते हैं। वो आगे से पूछता है क्या 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 करना है, जिस पे वो लड़की अपनी बात को दोबारा दोहराती है कहते हुए कि ये यहाँ पे उंगली रखो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या। हॉरन उससे कहता है कि मजाक कर रही हो तो आई एम सॉरी, मुझे मजाक नहीं समझ में आते, तुम्हारी उम्र मेरी बहन से ज्यादा नहीं है, तुम्हें इस तरीके से चीजें नहीं सीखनी चाहिए भाई, ये तुमने कहाँ से सीखा। जिस पे वो हॉरन से कहती है कि एनिमे नहीं देखते हो क्या, तुमने कभी देखा नहीं क्या कि शरीर बचपन का लेकिन उम्र 55 की, वैसा ही मेरा हाल है, बॉडी ग्रो नहीं
हो रही, लेकिन उम्र जरूर बढ़ती जा रही है। मैं पूरी तरीके से एक एडल्ट हूँ और जो मैं ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, चुपचाप उंगली रखो यहाँ पे इससे पहले कि मैं काट ही लूं। और वो हॉरन को बताती है कि वो यहाँ पे किसी पर्सन की स्किन को टच करके, अब इसमें चाटना लिखा है भाई, खैर वो यहाँ पे किसी पर्सन की स्किन को टच करके, मैं इसे टच ही कहूंगा, उस टच की वजह से यहाँ पे वो उस पर्सन की पोटेंशियल को देख पाती है किसी खतरनाक मेथड के जरिए। और वो हॉरन से कहती है अगर तुम्हें अपना काम करवाना है करवाओ, नहीं मैं जा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है ओवर टाइम की वजह से। तो हॉरन उससे कहता है अगर इतना ही कह रहे हो तो फिर ये लो भाई मेरी उंगली। तो मैं तुरंत अपने काम पे लग जाती है, वो उंगली पकड़ती है और अपने मुंह के अंदर धर लेती है। हॉरन का एक्सप्रेशन दिखाने की जरूरत नहीं, कट मारो साले के एक्सप्रेशन को। लेकिन हम लोग मेंग्याओ को देखते हैं जो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि मेंग्याओ ने यहाँ पे हॉरन की बॉडी के अंदर क्या देखा। मेंग्याओ अपने कॉन्शियस वर्ल्ड के अंदर चली जाती है, जिसको यहाँ पे हॉरन का पोटेंशियल स्पेस या फिर बार कहा गया है। बार मींस हेल्थ बार। लेकिन वो जैसे ही यहाँ पे आती है तो फिर उसे कुछ अजीब से महसूस होने लगता है, एकदम डरने वाली फीलिंग आने लगती है। और उससे पहले ही पता चल जाता है कि हॉरन का यहाँ पे जो लेवल है वो काफी ज्यादा हाई है, वो अपनी पीक तक बहुत ही ज्यादा आगे तक जा सकता है। लेकिन उसी टाइम पे हॉरन की बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर जो भी था वो आगे से कहता है तुम एक 2 कौड़ी की मॉर्टल हो मॉर्टल, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पे एक ट्रू डीमन गॉड के पोटेंशियल को चेक कर सकती हो। बड़ी ही नादान हो, अपनी औकात में रहो। इसके बाद वहाँ पे एक डेविलिश सा चेहरा आता है जो कि यहाँ पे मेंग्याओ को इतना ज्यादा घबरा देता है कि वो तुरंत हॉरन के एवोल्यूशन स्पेस से बाहर आ जाती है और आगे से कांपने लगती है। हॉरन उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतना ज्यादा घबरा के गई। लेकिन तभी यहाँ पे बाकी लोग आते हैं जो कि हॉरन से कहते हैं कि उसके जाने का समय आ चुका है, उसका टेस्ट यहाँ पे ही खत्म होता है। हॉरन तो वहां से चला जाता है, लेकिन मेंग्याओ काफी ज्यादा घबराई हुई थी। तभी वहाँ पे जाओ आती है जो कि उससे पूछती है कि तुमने क्या देखा और इतना ज्यादा कांप क्यों रही हो, तुम्हें इस तरीके से देखना काफी ज्यादा रेयर है। कहीं ये सब कुछ हॉरन के फ्यूचर की वजह से तो नहीं हो रहा कि उसका फ्यूचर देख के तुम इतना ज्यादा घबरा गई हो। उसका लेवल क्या है इतना तो बता दो, क्या वो मेरी तरह यहाँ पे सुप्रीम रैंक को हासिल कर पाएगा। इस पे मेंग्याओ आगे से कहती है कि तुमसे ऊपर, वो तुमसे ऊपर रैंक हासिल करेगा। इसको सुन के मेंग्याओ काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। खैर इसके बाद हॉरन अपने कमरे से बाहर निकलता है तो फिर उसकी रैंक हमें बताई जाती है जो कि यहाँ पे लेजेंडरी रैंक थी, लेजेंडरी हाई रैंक। और साथ ही में उसका टाइटल यहाँ पे था डीमन स्लेइंग क्रिम्सन ब्लड, जिसपे हॉरन आगे से कहता है वाओ, बिना कुछ करे यहाँ पे लेजेंडरी हाई रैंक का टाइटल मिल गया। अब इस टाइटल और इस रैंक की वजह से हॉरन की स्ट्रेंथ और उसकी बाकी सभी चीजें यहाँ पे हायर अप्स के पास जाएंगे और उसकी रेपुटेशन बढ़ेगी। लेकिन इसके अलावा एक और चीज होती है जो कि यहाँ पे इन सभी चीजों के साथ में आती है, वो होती है अटेंशन। यानी कि हॉरन को अब यहाँ पे दब के रहना पड़ेगा क्योंकि मीडिया वाले उसकी बुंड में घुस जाएंगे उसकी एक फोटो लेने के लिए। और कुछ ही सेकंड में यहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं और खटाखट उसकी पिक्चर लेने लगते हैं और तुरंत लाइव भी कर देते हैं कि ये बंदा है भाई, ये है लेजेंडरी इवॉल्वर। सभी लोग उसकी फोटो देखते हुए कहते हैं तो साला 20 का भी नहीं और इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। इस पे सभी लोग आगे से कहते हैं कि जीनियस भाई जीनियस। तो दोस्तों बीच में घुसने के लिए दोबारा सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि दोबारा से लैपटॉप जा चुका है और मेरा पीसी अभी भी बन रहा है। तो आई एम बैक टू फोन नाउ। मोबाइल पे दोबारा मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। और तुम्हें वॉइस खराब ही लग रही होगी। वैसे के लिए अगर 2K में देखोगे और डाउनलोड करके देखोगे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर जिनमें लोग जिन्हें यहाँ पे आवाज पसंद रहती है उनके लिए थोड़ी सी परेशानी होने वाली है। क्योंकि अब थोड़ी सी परेशानी होगी क्योंकि मैं डायरेक्ट रॉ वॉइस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए पीछे से बैकग्राउंड वॉइस भी आएगी और मेरी खिसखिसाहट फिसफिसाहट सड़सड़ाहट सब कुछ भी आएगा, जिसके लिए आई एम सॉरी बाबू। लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, इसीलिए बिना किसी देरी के नए वीडियो शुरू करते हैं। 15 दिनों तक तुम्हें ये झेलना ही पड़ेगा, यानी कि कम से कम 7 या 8 वीडियो। जैसा कि हम लोगों ने देख ही लिया था कि सभी न्यूज वालों ने यहाँ पे हॉरन की फोटो एकदम लंबे चौड़े पेज के ऊपर टांग दी थी और यहाँ पे उसे फेमस ही कर दिया था। इसलिए इस न्यूज को यहाँ पे उसकी बहन भी कवर कर लेती है और उसे पता चल जाता है कि उसका भाई अभी तक जिंदा है, वो मरा नहीं है। और ये टेसुए बहाते हुए कहती है कि उसे पता था कि उसका भाई इतनी आसानी के साथ तो नहीं ही निपटेगा। जिसके बाद हम लोग जाओ को देखते हैं जो कि मेंग्याओ से कहती है कि तुम्हारा मतलब है कि यहाँ पे हॉरन सुप्रीम रैंक को भी पीछे छोड़ देगा और पीयरलेस रैंक को हासिल कर लेगा। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किस बारे में और क्या बात कर रही हो। इस पे मेंग्याओ आगे से कहती है कि उसे पूरी तरीके से अंदाजा है कि वो किस बारे में बात कर रही है। इस पे जाओ यहाँ पे मेंग्याओ से कहती है कि तुम्हें पता भी नहीं कि सुप्रीम रैंक कितनी ज्यादा खास होती है। एक सुप्रीम रैंक का इवॉल्वर यहाँ पे एक सिटी को डिफेंड करने के लिए काफी होता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ कुछ ही सुप्रीम रैंक के इवॉल्वर्स होते हैं। और पीयरलेस लेवल इतना ज्यादा खास होता है कि उनकी पूरी कंट्री ने यहाँ पे सिर्फ एक ही पीएलएस रैंक के बंदे को यहाँ पे प्रोड्यूस किया है, बेसिकली हासिल किया है। और टोटल 5 कंट्रीज के पास यहाँ पे पीएलएस रैंक की इवॉल्वर्स हैं और बाकी लोगों के पास तो है भी नहीं। और अगर तुम्हारे हिसाब से हॉरन अगर यहाँ पे सच में सुप्रीम रैंक इवॉल्वर बन जाता है या फिर पीएलएस रैंक का, तो ये हमारे लिए ही फायदे की बात है। इस पे मेंग्याओ आगे से कहती है कि उसकी प्रिडिक्शन यहाँ पे कभी भी गलत नहीं हुई है। उसे अच्छे से अंदाजा है कि हॉरन यहाँ पे पीएलएस रैंक को हासिल कर लेगा। वो तो पहले भी यहाँ पे सुप्रीम रैंक को क्वालिफाई कर लिया है, जबकि उसे सिर्फ अभी यहाँ तक लेजेंडरी रैंक ही दी गई
आई है। लेकिन तभी यहाँ पे एक बूढ़ऊ आते हैं जो कि आगे से कहते हैं कि ये सब कुछ होने में अभी काफी ज्यादा टाइम है। लेकिन वो इस बात की तारीफ भी करते हुए कहते हैं अगर ये बात सच है कि हॉरन यहाँ पे सच में पीएलएस रैंक को हासिल कर लेता है तो फिर वो पक्के यहाँ पे इन लोगों के एसोसिएशन के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बैकबोन बन सकता है कुछ ही सालों के अंदर। हमें पता चलता है कि ये इवॉल्वर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं जो कि एक सुप्रीम इवॉल्वर हैं और उनका नाम है वैंग जी द स्माइलिंग बुद्धा। साथ ही में वैंग जी हम लोगों को ये भी बता देते हैं कि अगर वो लोग यहाँ पे हॉरन को अभी सुप्रीम रैंक दे देंगे तो फिर इससे काफी ज्यादा ध्यान यहाँ पे हॉरन के ऊपर जा सकता है और कई सारे लोग उसके ऊपर हमला भी कर सकते हैं। इसलिए उन लोगों ने उसे सिर्फ अभी तक यहाँ पे लेजेंडरी रैंक ही हासिल करने की इजाजत दी है ताकि ज्यादा ध्यान उसके ऊपर जाए नहीं, बल्कि उन लोगों को हॉरन को यहाँ पर हर एक चीज देनी पड़ेगी जो कि उसके लिए अच्छी रहेगी जिससे वो जल्दी जल्दी लेवल अप कर सकेगा और अपने आप को पीयरलेस रैंक को हासिल कर सकेगा। अब हालांकि हीरो एसोसिएशन तो यही चाहता था कि यहाँ पे हॉरन को लो की ही रखा जाए, उसे ज्यादा फेमस न होने दिया जाए, लेकिन अब आग हर तरफ फैल चुकी थी। हॉरन के बारे में सबको पता था। हम लोग जंगी को देखते हैं जो कि हैरानी हो जाता है हॉरन की रैंक को जान के और वो आगे से कहता है कि इसीलिए साले ने यहाँ पे टियानजियांग को इतनी आसानी के साथ हरा दिया था। साथ ही में हम लोग हॉरन की सासू माँ को भी देखते हैं और वो भी यहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी कि हॉरन को यहाँ पे लेजेंडरी रैंक मिल गई। साथ ही में हम लोग उस बैट वाली लड़की को भी देखते हैं जो कि आगे से काफी ज्यादा खुश थी, ये कहते हुए कि चलो कम से कम शायद से अब इन लोगों को यहाँ पे रीमैच करने का मौका मिल जाएगा। इसके बाद जाओ हॉरन को उसके कासल में छोड़ने के लिए जा रही थी, लेकिन वो सारा टाइम टकटकी लगाए हुए हॉरन की तरफ ही देखे जा रही थी, ये सोचते हुए कि उसे पता था कि हॉरन के पास यहाँ पे अच्छा पोटेंशियल होगा, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि इतना ज्यादा पोटेंशियल होगा। वहाँ पे हॉरन को ये बात बार बार चुभ रही थी कि जाओ उसी की तरफ देखे जा रही है, तो वो उसे पूछ ही लेता है कि चेहरे के ऊपर सी लिखा हुआ है क्या जो बार बार घूरे जा रही हो, कोई तो वजह होगी। इस पे जाओ आगे से हड़बड़ा जाती है और वो उल्टा सीधा कुछ भी कहने लगती है, तो आगे से हॉरन आगे से कहता है ठीक है कुछ भी ना बोलो। इसके बाद हम लोग ब्लड कासल को देखते हैं और क्योंकि हॉरन फेमस हो चुका था इसलिए कई सारे न्यूज रिपोर्टर यहाँ पे उसके कासल को कवर करने के लिए आ चुके थे और उसे पूरी तरीके से न्यूज बना दी थी इन लोगों ने। एकदम धड़ाधड़ धड़ल्ले से भाई फोटो खींचे जा रही थी यहाँ पे बिना किसी इजाजत के, बिना किसी परमिशन के। वहीं निको आगे से कहती है ऐसा लगता है कि हॉरन कुछ ज्यादा ही फेमस हो चुका है इसलिए इतने ज्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और ऑफ कोर्स किसी भी आम आदमी के तरीके निको का भी दिमाग गर्म हो रहा था। वो आगे से कहती है कि ये साले 2400 घंटे यहाँ कैमरे लगा के रखते हैं, हगना मुदना मुश्किल कर दिया है सालों ने हमारा, गुलाब जामुन की कसम। अगर हॉरन ने यहाँ पे इंसानों के साथ कोई भी ऑफिशियल रेगुलेशन या बिस्ता बिस्ता ना बिठाया होता तो सालों की मैं टांगे उखाड़ देती। चाहते हुए भी हम लोग यहाँ पे किसी भी ह्यूमन को यहाँ पे हर्ट नहीं कर सकते हैं। उसी टाइम पे यहाँ पे एक नई सक्यूबी आती है जो कि निको से कहती है कि ये चीज तुम हमारे ऊपर छोड़ दो, हम अभी इन्हें यहाँ पे एकदम भगा देते हैं एक झटके के अंदर। निको आगे से कहती है कि कोई भी हथकंडा पदगंडा सदगंडा अपनाओ, लेकिन इन्हें नुकसान नहीं होना चाहिए और न ही इनकी एक भी बूंद खून बहनी चाहिए। इस पे वो सक्यूबी आगे से कहती है कि ये सब तुम हमारे ऊपर छोड़ो, हमें अच्छे से पता है कि भूखे को खाना और बाटली में दारू कैसे उतारी जाती है। के बाद ये सक्यूबी यहाँ पे सबसे पहले फैशन शो करती है और इनकी तरफ नाचते हुए आने लगती है, तो उन सभी रिपोर्टर्स का ध्यान इनकी तरफ जाता है और जिसके बाद ये सक्यूबी अपने पास से चाबुक बाहर निकालती है और उन लोगों से कहती है ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पे डिसिप्लिन की जरूरत है, वो भी कायदे से। और ऑफ कोर्स इन सभी सक्यूबस को देख के ये सभी बौखलाए जाते हैं और आगे से कहते हैं ये तो सुंदरी हैं, स्वरूप सुंदरी हैं, और इनकी आंखों से भाई हवस बहने लगती है। उसी टाइम पे वो सक्यूबस अपने पास से चाबुक बाहर निकालती है और आगे से कहते हैं कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुम लोग किस चंगुल में आप फंसे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग यहाँ पे हॉरन का मुकाबला भी कर सकते हो। इसके बाद वो आगे से विप का इस्तेमाल करते हुए खटाखट इन लोगों के ऊपर झटके मारने लगती है, तो इन्हें मजा ही आया जा रहा था। ये भाई आज तक कभी इन्हें खुशी महसूस नहीं जितनी आज तक इन्हें अब हो रही थी। आगे से चीखते हुए कहते हैं कि मेरी तो छठी आंख खुल गई, साले तीसरी होती है वो। लेकिन ये इतने ज्यादा नीच थे कि झटके खाने के बाद भी ये नहीं जा रहे थे, ये अभी तक यहीं भी फोटो लेने के लिए रेडी थे। तो सक्यूबी आगे से कहती है कि ये तो साले कुछ ज्यादा ही डीट है, कितना भी मारो इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। और वो उन लोगों से कहती है कि तुम्हें सुबह शाम हरास करो, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या, जल्दी से भाग जाओ यहाँ पे। लेकिन तभी वहाँ पे हॉरन आता है जो कि उन लोगों से पूछता है कि क्या हो रहा है, मैंने कहा नहीं था क्या कि किसी भी ह्यूमन के ऊपर कोई भी हाथ ना उठाना। तो फिर वो सक्यूबी यहाँ पे हॉरन को सबसे पहले वेलकम बैक करती है और उसे बताती है कि वो लोग बस इन्हें यहाँ पे डिसिप्लिन दे रहे थे और कुछ भी नहीं। लेकिन डिसिप्लिन देने के चक्कर में उन्हें मजा आने लगा, तो वो थोड़ा सा और ज्यादा डिसिप्लिन देने लगे। हॉरन उसे कहता है हाँ भाई मजा ही आ चुका होगा मेरे ऑर्डर्स को तोड़ के यहाँ पे अपनी मनमर्जी करने का। तो फिर वो सक्यूबी आगे से यहाँ पे हॉरन को चाबुक दे देती है, ये कहते हुए ये लो। हॉरन पूछता है इसका क्या करूँ भाई, मैं नीट का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं ये मेरे किसी काम का नहीं और ना ही मेरा किसी कोटा से लेना देना है। इस पे वो सक्यूबी फैल के वहीं पे ही लेट जाती है और हॉरन से कहती है कि उसने यहाँ पे इस पे वो सक्यूबी यहाँ पे हॉरन से कहती है कि उसने यहाँ पे हॉरन के कमांड को नहीं माना है और उसके कमांड को तोड़ा है, इसलिए उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और हॉरन यहाँ
पे उसका इस्तेमाल उसे पनिशमेंट देने के लिए कर सकता है बिना किसी दिक्कत के। जितना चाहे वो उतना जोर से उसे मार सकता है। एडिटर जरा इसे कट कर देना प्लीज, फिल्टर मार देना, येलो डॉलर आ रहा है, चेहरे को ब्लैक एंड व्हाइट कर देना। इस पे हॉर्न को भी कोई दिक्कत नहीं थी। वो आगे से कहता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हें यहाँ पे डिसिप्लिन देने की जरूरत है। इसके बाद वो जैसे ही कुछ करने वाला था तो ये तो साला इंडिया मीडिया से भी गैर गुजरे थे, ये तो घुसी जा रहे थे एकदम, सब कैमरा निकाल लेते और खटाखट फोटो खींचने लगते हैं। इसके बाद वो लोग हॉर्न से यहाँ पे सवाल पूछने लगते हैं कि हमें ये बताओ कि सबसे पहले कैमरा की तरफ देख के मुस्कुराओ, जिसके बाद ये बताओ कि इतनी सभी सक्यूबस तुम्हारे घर के अंदर क्या कर रही हैं? ये किसी तरीके की फेटिश है या फिर तुम्हारा ये कोई शौक है? गधो साले, विलेज ये सक्यूबस था, मैंने इसे कैसल के अंदर बदला और ये मेरा घर नहीं, ये सामुदायिक विलेज है ये। इसके बाद वो लोग हॉर्न से पूछने लगते हैं कि इनका तुम्हारे साथ क्या रिश्ता है, ये तुम्हारे क्या लगते हैं, क्या तुम इनके साथ सिर्फ फिजिकल ही होते हो? हॉर्न लोगों से कहता है भरोसे वालों, इतने तो सवाल मैंने आज तक खुद से नहीं पूछे थे जितने तुम लोगों ने पूछ लिए। मैंने इसके साथ क्या रिश्ता है भाई, मुझे भी नहीं पता आज तक। इसके बाद वो लोग हॉर्न से ऐसे ही सवाल पूछने लगते हैं तो हॉर्न का दिमाग ही गर्म हो जाता है। वो आगे से चीखते हुए कहता है कि तुम लोगों ने मेरा दिमाग गर्म कर दिया, बुद्धि गर्म हो रही है मेरी। इसके बाद वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले इनके कैमरा को अंधा करता है। इस पे वो सभी थोड़ा सा घबरा जाते हैं और पीछे गिरते हैं और हॉर्न से पूछते हैं कि तुम क्या करने वाले हो, हमें ये बताओ। इस पे हॉर्न उन्हें घूरते हुए कहता है बहुत कुछ, बहुत कुछ। और वो उन लोगों से कहता है अगर तुमने दोबारा यहाँ पे कैमरा लेके आए या फिर मेरे घर के इर्द गिर्द दिखाई भी दिए तो फिर मैं कसम खाता हूँ सरोजनी नगर की, साला मैं तुम्हें इतना गिरा गिरा के मारूंगा कि सरोजनी नगर में ही खो जाओगे और कभी दोबारा मिलोगे भी नहीं। फिर हम लोग जौ को देखते हैं जो कि ऊपर से ये सब कुछ देख रही थी। उसे सब कुछ पता था कि यहाँ पे जब भी कोई पावरफुल या फिर कोई फेमस होता है तो मीडिया वाले उसकी बुंड में घुस जाते हैं। इसीलिए वो आगे से कहती है ऐसा लगता है कि इसके दिन खराब चल रहे हैं भाई साहब, ये तो बस फेमस होते ही यहाँ पे इन लोगों की ऐसे तैसे करने लगा, ऐसा लगता है कि आए दिन लड़ाई दंगा देखने को ही मिलेगा। इसके बाद हम लोग हॉर्न को देखते हैं जो कि अपने कमरे में बैठा हुआ था। तभी उसके पास यहाँ पे सेंटोर आती है जो कि उससे कहती है कि मुझे थोड़ा सा काम है। हॉर्न उससे पूछता है कि आधी रात में कौन सा काम है भाई, एसबीआई नहीं खुला है यहाँ पे। तो इस पे सेंटोर हॉर्न को बताते हैं कि उसने एक ब्रांड न्यू टेक्निक इस्तेमाल की और वो हॉर्न से यहाँ पे थोड़ी बहुत गाइडेंस चाहती है। इस पे हॉर्न सीरियस हो जाता है और वो आगे से पूछता है कि तुम सच में ट्रेनिंग कर रही थी क्या, तुमने तो दिल्ली खुश कर दिया। और वो उससे कहता है कि दिखाओ तुमने कौन सी नई टेक्निक हासिल की है। इस पे सेंटोर आगे से उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हॉर्न को बताती है कि ये उसका अल्टीमेट मोड है और ये हॉर्न को सच में पसंद आएगा। जिसके बाद वो आगे से यहाँ पे अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती है। बेसिकली उसकी जो बॉडी नीचे से हॉर्स की थी अब वो पूरी तरीके से ह्यूमन की हो जाती है। 4 टांगे अभी भी रहती है, ज्यादा नहीं बताऊंगा मैं, बस जो घोड़े का शरीर था वो इंसान के शरीर में बदल गया है। इसके बाद सेंटोर हॉर्न से कहती है कि उसने ये मॉन्ट फॉर्म सिर्फ उसके लिए की है, क्या उसे पसंद आया? हॉर्न उससे कहता है मुझे ये नहीं पता, पहले ये बताओ कि तुमने ये सीखा कहाँ से, एकदम वाहियात चीज है, भाग जाओ यहाँ से। और वो सेंटोर से पूछता है कि इसकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई, तुम्हें इसकी यहाँ पे तुम्हें इसकी प्रभावना कहाँ से मिली। इस पे सेंटोर हॉर्न को बताती है कि केव के अंदर जब वो सभी लोग यहाँ पे हॉर्न के साथ एक एक करके अपना काम वाम कर रहे थे तो वो सिर्फ दूर से खड़े होके उन लोगों को देख रही थी, जो कि उसके लिए काफी ज्यादा दुख की बात थी। और वो बेचारी रो रही थी खड़े होके और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है इसके लिए, ये दूर रहे और चुपचाप खड़ी रह के देखे इतना ही काफी है। वो बेचारे इस दुख से उभरे नहीं थे कि उसी के बाद हॉर्न ने यहाँ पे कुछ नया कांड कर दिखाया। पैसे के लिए जो उसने यहाँ पे 100-200 सक्यूबस के साथ रात बिताई थी उसके बारे में भी यहाँ पे सेंट्योर को पता चल चुका था। इससे बेचारी का दिल और ज्यादा टूट गया और इससे उसे लेकिन मोटिवेशन भी मिला कि वो कोई ऐसी फॉर्म जो वैसी कोई फॉर्म ले ले जिससे वो लोग भी यहाँ पे वो काम कर सके जो अब तक हॉर्न बाकी सभी लोगों के साथ करते हुए आ रहा था। हॉर्न भी आगे से कहता है हाँ मुझे तुम्हारी भावना समझ में आती है लेकिन चीजें यहाँ पे काफी ज्यादा डिफरेंट है। इस पे सेंटोर हॉर्न को बताती है कि ये फॉर्म सिर्फ खासकर उसके साथ मर्ज होने के लिए ही बनाई गई है। मर्ज का मतलब तुम्हें पता है, बेसिकली मीटिंग। और वो हॉर्न से कहती है कि इस बार मेरी बारी है, अब वो अपनी पीक पे आ चुकी है, वो होल्ड बैक नहीं कर पा रही है। हॉर्न आगे से कहता है कैसे कैसे लोगों के बीच में फंस जाता हूँ और उसे भी ऑकवर्ड लग रहा था कि मैं ये क्या करने वाला हूँ। चलो कम से कम भाई को थोड़ा सा अजीब तो लगा, नहीं तो हमें लगा कि इसे कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन हम लोग सेंटोर को देखते हैं जो पूरी तरीके से यहाँ पे मोटिवेटेड थी और वो बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर पा रही थी। उसे टाइम पे सिस्टम भी बाहर निकलता है और वो हॉर्न को बताता है कि अगर वो यहाँ पे किसी फॉलोवर की रिक्वेस्ट या फिर चीजों को मना करेगा तो फिर अफेक्शन यहाँ पे गिर सकता है, जो कि हॉर्न के लिए यहाँ पे बुरी बात थी। हॉर्न यहाँ पे सिस्टम से कहता है कि ये सब चीजें तुम मुझे पहले क्यों नहीं बताते हो भाई, ये सब चीजें काफी ज्यादा जरूरी है, पहले बताया करो। जिसके बाद हॉर्न आगे बढ़ता है ये कहते हुए कि उसने यहाँ पे उसे काफी ज्यादा इग्नोर किया है और अभी तक उसकी यहाँ पे अफेक्शन जो है वो पूरी तरीके से मैक्स आउट नहीं हुई है और उससे नहीं अभी तक यहाँ पे डिमोनेशन से मिला हुआ है। शायद से वो एक ही बारे में यहाँ पे सब कुछ दे दे और उसे यहाँ पे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही ना पड़े। इसके बाद वो आगे बढ़ता है और आगे से मेक आउट शुरू कर देता है, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है मुझे। और ऑफकोर्स सेंटोर को इसमें मजा आ रहा था और देखते ही देखते यहाँ पे सारा काम हो जाता है। इसके बाद हम लोग सफेद और काले घोड़े को एक साथ हरे मैदान में भागता हुआ देखते हैं और इतना ही काफी है तुम्हारे गंदे दिमाग
उसको सब कुछ समझाने के लिए। इसके बाद सेंटोर की यहाँ पे जो अफेक्शन था वो पूरी तरीके से मैक्स आउट हो जाता है। वहीं पे हॉरन के पसीने छूट चुके थे। साथ ही में हॉरन को यहाँ पे एक मिस्टीरियस रिवॉर्ड मिलता है जो कि हर एक बार अफेक्शन मैक्स आउट होने पे मिलता है, जो कि इस बार मिला था हार्ट ऑफ द नेचर। इसका इस्तेमाल करने से यहाँ पे जो नेचर टाइप की स्किल्स होती हैं उनका इफेक्ट डबल हो जाएगा। जैसे कि फायर हो गया, मिट्टी हो गई, आइस हो गई, वाटर हो गया, ये नेचर टाइप की इफेक्ट है या विस्क स्किल्स होती हैं। इसके बाद सेंटोर को भी होश हो जाता है तो हॉरन उससे पूछता है कि तुम जागे, तुम्हें जो चाहिए तो तुम्हें वो मिल गया, तुम्हें कैसा फील हो रहा है। इस पे सेंटोर आगे से कहती है एकदम मजेदार, तरोताजा। ऑफ कोर्स मौत तो लड़कों की आती है ना। साथ ही में एसेंस मिलने की वजह से उसकी एबिलिटीज यहाँ पे बढ़ चुकी थी। यहाँ पे लेवल नहीं बताया गया लेकिन ये पक्का 6 या फिर 5th लेवल पे होगी ही होगी। तो फिर हॉरन उसकी ग्रोथ को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद अगली बारी यहाँ पे सोल रेजोनेंस वेपन की आती है। तो फिर अगली बारी यहाँ पे आइसोलेशन वेपन की आती है। तो फिर हम लोग देखते हैं कि सेंटर की बॉडी के अंदर से भी यहाँ पे एक वेपन बाहर निकलता है जो कि एक चेस्ट गार्ड था, जिसका डिफेंस यहाँ पे 2000 के आसपास था, ये स्टेमिना 120 और जो आने वाला डैमेज होता है यानी कि लगने वाला वो 2% चांसेस के अंदर रिफ्लेक्ट हो सकता है। वहीं पे हॉरन रेजोलेंस वेपन को पाके काफी ज्यादा खुश था लेकिन उसे अभी भी समझ में नहीं आया था कि वो हॉट ऑफ द नेचर के साथ क्या करेगा, क्योंकि उसके पास कोई भी यहाँ पे नेचर टाइप की स्किल नहीं है और वो इसी बारे में सोच रहा था कि ये जेम उसे यहाँ पे किसी देना चाहिए जिसके पास नेचर टाइप की स्किल हो। जैसे हॉरन को याद आता है कि यहाँ पे सिर्फ 2 ही लोग हैं जिनके पास नेचर टाइप की स्किल है, जिसमें तो पहले तो बैलो है जो कि एक फ्लेम टाइप की यूजर है और दूसरी यहाँ पे ली जुबान है जो कि एक आइस टाइप की यूजर है। और वो इसी बारे में सोच रहा था कि वो इनमें से किसी को दे। वहीं पे हॉरन को याद आता है अगर वो बैलो को देगा तो बैलो पौखला ही जाएगी और वो इर्द गिर्द डैमेज वेमेज मचाने लगेगी, तबाही मचा देगी। इसलिए वो आगे से यही सोचता है कि ये ली जुबान को ही देते हैं तो ही बढ़िया रहेगा, वो उसका अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगी। जिसके बाद हम लोग ली जुबान को देखते हैं जो कि एक हार्डकोर फैन की तरीके या फिर अंधभक्त की तरीके खटाखटी यहाँ पे कुछ भी लोगों को रिप्लाई देते जा रहे थे, उन्हें भाई गालियां बकती जा रही थी जो हॉरन के खिलाफ में उल्टा सीधा बोल रहे थे। वो उन लोगों से कहती है कि तुम्हारे पास कोई काम धंधा नहीं है क्या, बेरोजगार हो साले, कोई काम धंधा ढूंढो थे कि जब वॉब करो। और 10-15 लोगों को गाली देने के बाद में वो आराम से लेट जाती है और कोला सोला पीने लगती है, यही कहते हुए अगर हॉरन ने कुछ भी नहीं किया तो फिर उसकी इमेज यहाँ पे पब्लिक के सामने काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। तो फिर हॉरन उसके सामने आता है और उससे कहता है कि तुम इतना ज्यादा काहे स्ट्रेस ले रही हो भाई, ये सिर्फ पब्लिक का ड्रामा है और कुछ भी नहीं। वो जिस भी बारे में बात करना चाहते हैं उन्हें करने दो, साले 1 घंटे बाद में तो ये भूल जाते हैं कि उन्होंने किस बारे में बात की थी। तुम्हें क्या लगता है कि उन्हें यहाँ पे किससे फर्क पड़ता है, वो क्या बोलते हैं उनसे क्या लेना देना है जब उनसे मिलते ही नहीं है। लिज़वन हॉरन को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे कब से हो। हॉरन आगे से कहता है कि जब से तुम यहाँ पे 10-15 लोगों को गाली दे रही थी, बेसिकली तुम्हारे टाइपिंग करने से लेके तुम्हारे आराम से जूस पीने तक, मैं तब तक यहीं पे ही था। इस पे लिज़वन आगे से यही कहते हैं कि कोई भी हॉरन के ऊपर कीचड़ उछाले उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे उन्हें करारा जवाब दे रही थी। इसके बाद वो उससे पूछती है कि मुझसे मिलने के लिए आए हो क्या, तो वो आगे से कहता है नहीं, बहन से मिलने के लिए आया तो तुम्हारा घर रास्ते में पड़ गया तो तुमसे मिल लिया। अब क्योंकि मैं यहाँ पे आ ही चुका हूँ तो फिर मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लेके आया हूँ। और वो यहाँ पे लिज़वन से कहता है कि ये गिफ्ट काफी ज्यादा बड़ा है, हम लोगों को यहाँ पे बाहर चलना चाहिए तभी तुम इसका फायदा अच्छे से उठा पाओगी। इसके बाद वो यहाँ पे लिज़वन को उठाता है और उड़ते हुए ले जाने लगता है, जैसे कि पहले निकोस को उड़ते हुए लेके जा रही थी। ऑफ कोर्स यहाँ पे लिज़वन को मजे ही आ जाते हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है भाई, आंखों से ही सब कुछ पता चलता है। वहीं पे हॉरन उसको यहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर लेके आया था तो इसके अंदर डर्टी डर्टी थॉट्स आने लगते हैं। उसी टाइम पे हॉरन अपने पास से हार्ट जेम को बाहर निकालता है, ये कहते हुए ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, अच्छा है ना। और वो उससे कहता है कि इसे तुम अपनी बॉडी के अंदर यहाँ पे फ्यूज करना पड़ेगा। तो बेसिकली साधारण शब्दों में कहता है डालना पड़ेगा, फ्यूज नहीं कहता वो। तो फिर यहाँ पे लिज़वन कुछ ज्यादा ही गलत समझ लेती है, मतलब कुछ भी ऑथर थोड़े से गंदे अच्छे जोक डालो ना यार, डर्टी ही डाल लो, कम से कम अच्छे डालो कि हमें भी जेन्युइन लगे। हॉरन भी यहाँ पे लिज़वन से उतना ही कहता है जितना मैंने कहा था कि कम से कम थोड़ा सही से समझो, ऐसा कोई भी कांड यहाँ पे नहीं करेगा। इसके बाद वो उस जेम को यहाँ पे लिज़वन की बॉडी के साथ फ्यूज कर देता है। जेम फ्यूज होने के बाद हॉरन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा है, तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हें कैसा लग रहा है। लिज़वन हॉरन को बताती है कि उसे ऐसा फील हो रहा है जैसे इसकी बॉडी दोबारा जिंदा हो चुकी है और उसे यहाँ पे पावर भी महसूस हो रही है। इस पे हॉरन उससे कहता है कि उसने सही फैसला लिया, उसे यहाँ पे ये जेम देके कुछ ऐसे पता है कि वो यहाँ पे उसका अच्छे से इस्तेमाल करेगी। इसके बाद हॉरन लिज़वन से कहता है कि ये जेम यहाँ पे तुम्हारी बॉडी के साथ फ्यूज होके तुम्हारी नेचर टाइप एबिलिटी को दुगना ताकतवर कर देगा। इसके बाद वो लिज़वन से कहता है कि मुझे देखना है कि तुम यहाँ पे कितनी ज्यादा ताकतवर हुई हो, जल्दी से मुझे अपनी पावर्स का यहाँ पे हल्का फुल्का नमूना दिखाओ। इस पे लिज़वन हॉरन से पूछती है कि तुम मुझे इतनी दूर यहाँ पे सिर्फ मेरी पावर्स का परफॉर्मेंस दिखाने के लिए ही लाए हो गया ताकि मैं तुम्हारे सामने कोई ट्रिक परफॉर्म करके दिखाऊं। इस पे हॉरन आगे से कहता है नहीं, मैं यहाँ पे खो खो खेलने के लिए आया हूँ, चिंता न करो 2-3 लोग आ रहेंगे, अगर ना हुआ तो पोसम पा खेल लेंगे और किसी लिए लाऊंगा भाई इतनी दूर। इसके बाद हॉरन यहाँ पे उससे कहता है कि अगर तुम मुझे यहाँ पे अपनी पावर के साथ में खुश कर देती हो तो फिर मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हें चाहिए, जिसके लिए लिज़वन काफी ज्यादा खुश हो जाती है और मोटिवेट हो जाती है। इसके बाद वो सबसे पहले यहाँ पे अपनी स्किल का प्रदर्शन करती है, इसका नाम था 16 फोल्ड आइस रिंग्स। बेसिकली बर्फ के फूल कुछ ज्यादा ही घने हो चुके थे और बड़े हो चुके थे, जिसके बाद उनको घुमाते हुए आधे से
ज्यादा जंगल ही जमा देती है। इसके बाद वो उनका इस्तेमाल करते हुए हॉर्न के ऊपर भी अटैक करती है, लेकिन हॉर्न आगे से ऑरा को ही रिलीज करके उन्हें यहाँ पे इजीली ब्लॉक कर लेता है, ये कहते हुए कि इसमें मजा नहीं है, मैं यहाँ पे कुछ और भी ज्यादा अच्छी चीज देखना चाहता हूँ, अपनी लिमिट्स को न रोको और फुल पावर के तरीके अपने रिलीज करो। इसके बाद वो आगे से क्रिम्सन स्टोन का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे कई सारे चंगादड़ों को ली जुआन के ऊपर हमला करने के लिए आगे भेजता है। तो फिर ली जुआन हॉर्न से कहती है कि तुम्हें लगता है कि मैं इतनी ही ज्यादा पावरफुल हूँ तो फिर तुम गलत हो। इसके बाद वो आगे से यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो का इस्तेमाल करती है, तो हॉर्न के चमगादड़ के साथ में वो आधे से ज्यादा जंगल को ही यहाँ पे जमा देती है। साथ ही में इस अटैक के साथ में यहाँ पे ना थोड़ा बहुत इफेक्ट भी रिलीज होता है। बेसिकली हॉर्न के साथ यहाँ पे चिल इफेक्ट हुआ है, जिससे उसकी मूवमेंट स्पीड यहाँ पे 50% से कम हो गई है और साथ ही में अटैक पावर भी 25 यानी 25% से कम हो गई है। तो उसको देख के हॉर्न काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उससे कहता है तुमने दिल बाग बाग कर दिया। इस चिल इफेक्ट के साथ में तुम अपने टारगेट को काफी इजीली यहाँ पे निपटा सकती हो, लेकिन इसकी रेंज काफी ज्यादा छोटी है, लेकिन फिर भी सिंगल अपोनेंट के लिए काफी ज्यादा अच्छा अटैक हो सकता है उसका गेम बजाने के लिए। इस पे ली जुआन हॉर्न से कहती है कि मुझे अच्छे से यकीन है कि इसने तुम्हें यहाँ पे इम्प्रेस कर दिया होगा, लेकिन अब मैं थोड़ा सा खुद को और ज्यादा पुश करने वाली हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पे हॉर्न के ऊपर हमला ही कर देती है और अपने पैरों से उसकी गर्दन दबोच लेती है और उसे नीचे गिरा देती है। इसके बाद वो आगे से यहाँ पे आइस क्रिस्टल प्रिजन का इस्तेमाल करती है और वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्रिस्टल का फॉलोवर बना देती है, जिसके अंदर वो दोनों ही कैद हो जाते हैं। अब देखो ये स्पिरिट अटैक था, बेसिकली ये यहाँ पे अपोनेंट के दिमाग के साथ या फिर उसकी स्पिरिट के साथ खेलता है। इसलिए ली जुआन को ऐसा लग रहा था कि उसने यहाँ पे बाजी मार ली, लेकिन उसी टाइम पे हम लोग हॉर्न को देखते हैं और क्योंकि उसके पास यहाँ पे बसिंडा का स्पिरिट नेकलेस था, तो फिर ये स्पिरिट इफेक्ट उसके ऊपर काम ही नहीं करता है और साथ ही में जो चिल इफेक्ट था वो भी अब यहाँ पे खत्म हो जाता है। हॉर्न उससे कहता है तरक्की काफी ज्यादा बढ़िया थी, लेकिन तुमने अपोनेंट गलत चूज कर लिया है। अब ये बताता हूँ कि असली ताकत क्या होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म होता है। एक चैप्टर और बचा है जिसको मैं कवर नहीं करने वाला। अगले चैप्टर में वही सब होगा जो तुम्हें पता है कि ये करेंगे वो करेंगे, और मैं सच में बताऊं तो मेरा रिकॉर्डिंग का मन नहीं है। फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि ऑडियो कैसे आ रही है। सच्ची बताओ तो लैपटॉप नहीं है मेरे पास, परेशानी हो रखी है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म होता है और अभी तक कितने ही चैप्टर रिलीज हुए थे, बस एक चैप्टर को छोड़ के जिसको मैं कवर नहीं करूंगा। और ऑफकोर्स इस सीरीज में ड्रॉप करने वाला हूँ क्योंकि व्यूज नहीं आ रहे हैं भाई। इसी का मामला है भाई, ऐसे कैसे जाने दूं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ही खत्म होती है।